तो हम लोगों का टॉपिक चल रहा था एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, और आज इसका लास्ट लेक्चर होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग कर रहे थे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। आज का मोटिवेशनल कोट है, जो आज सपनों में है वो कल हकीकत में भी होगा। अगर करोगे मेहनत तो जो आज औकात में भी नहीं है कल वो जेब में होगा। सही है ना? क्योंकि जो चीज आप कल्पना करोगे कल उसको आप अचीव कर सकते हो। जब आप अपने आप को उस लायक बनाइए तो आप किसी भी काम को कर सकते हो। देखो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन में हमने बताया था 3 तरह के मेन नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। पहला नाइट्रोजनस वेस्ट होता था अमोनिया, दूसरा होता है यूरिया और तीसरा होता है यूरिक एसिड। फिर हमने बताया था सबके अंदर नाइट्रोजन कॉमन होता है, इसीलिए ज्यादातर एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट होता है उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट वर्ड यूज किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ नॉन नाइट्रोजनस वेस्ट भी निकलते हैं। नॉन नाइट्रोजनस में क्या क्या आएगा? CO2, वाटर, एसेट्रा। आज का टॉपिक है काउंटर करंट मैकेनिज्म। पहली बात तो काउंटर का क्या मतलब होता है? काउंटर का मतलब होता है अपोजिट। काउंटर का मतलब होता है अपोजिट, और करंट का मतलब होता है धारा या फ्लो। धारा या फ्लो, ठीक है ना? तो काउंटर करंट की परिभाषा क्या हो गई कि दो फ्लूइड अपोजिट दिशा में जा रहा है, दो फ्लूइड अपोजिट धारा में चल रहा है। अगर ये इधर से इधर जा रहा है तो दूसरा इधर से इधर जाएगा, और इसके लिए 2 पाइपलाइंस का होना बहुत जरूरी है। एक पाइपलाइन से वासा रेक्टा जिसमें खून बह रहा होगा यानी ब्लड बहता है, और दूसरी पाइपलाइन होती है लूप ऑफ हेनले जो कि हेयर पिन लाइक थी, इसमें हमारा फिल्ट्रेट बह रहा होता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? याद आया कुछ? काउंटर का मतलब अपोजिट, करंट का मतलब फ्लो यानी किसी लिक्विड का फ्लो। अच्छा, अगर फ्लो हो रहा है तो 2 अपोजिट दिशा में हो रहा है तो 2 अपोजिट यूनिट की भी जरूरत पड़ेगी। एक यूनिट का नाम है लूप ऑफ हेनले जिसमें हमारा फिल्ट्रेट बह रहा है। फिल्ट्रेट की यूरिन, फिल्ट्रेट टर्म यूरिन पहली बार कहां इस्तेमाल करेंगे? कलेक्टिंग डक्ट में, इसीलिए फिल्ट्रेट बोलना है, यूरिन नहीं बोलना है। दूसरे में हमारा ब्लड बह रहा है। ब्लड कहां बह रहा था? पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। जब यू सेप हो जाता है और लूप ऑफ हेनले के पैरेलल हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? वासा रेक्टा। अच्छा, ये भी बता दो कि वासा रेक्टा वेल डेवलप्ड इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स की जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। हाँ, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स, क्योंकि उनका लूप ऑफ हेनले काफी अंदर तक डिप रहता है, इसीलिए वहां पर यू शेप स्ट्रक्चर बनना ज्यादा आसान है। इसीलिए आप लोगों को याद आ गया होगा कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में वासा रेक्टा या तो एब्सेंट या हाईली रिड्यूस होता है। याद आया? तो एक बात तो तय हो गई ना कि काउंटर करंट किसके किसके बीच होता है? वासा रेक्टा और लूप ऑफ हेनले। और एक बात ये भी तय हो गई है कि ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में होगा कि जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स में होगा। आंसर आएगा जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स में होता है, ठीक है ना? अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि आखिर 2 चीजें अपोजिट दिशा में क्यों बह रही हैं? जवाब ये आया कि इस तरीके से हम यूरिन को क्या करेंगे? कॉन्सेंट्रेट कर लेंगे। इस मैकेनिज्म से हम यूरिन को कॉन्सेंट्रेट कर लेंगे। अब मेरा रोज की तरह आज फिर सवाल है, कितने गुना? 4 गुना। 300 मिली ऑस्मोल से ऑस्मोलिटी को कितना कर देंगे? 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। इज दैट क्लियर? यानी हमारे यूरिन को सांद्र करने का एकमात्र तरीका है सीसीएम। सीसीएम यानी काउंटर करंट मैकेनिज्म। बताओ, इतने सारे सवाल आ गए, इतने सारे क्वेश्चन अराइज हो गए, और इसका आंसर सुन लो। काउंटर करंट मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है? 2 अपोजिट दिशाओं में फ्लूइड का बहना, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, काउंटर करंट के लिए किन 2 ट्यूब्स की जरूरत पड़ती है? लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा। तीसरा क्वेश्चन, काउंटर करंट से फायदा क्या है? हमारा यूरिन क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेट। चौथा क्वेश्चन, कितने गुना हो जाएगा? मतलब कितने से कितने हो जाएगा? 300 से 1200, मतलब 4 टाइम्स ये ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। अब अगला सवाल, इसके लिए कितने सोल्यूट काम आएंगे, कितने सॉल्वेंट काम आएंगे? तो 2 सोल्यूट काम आएंगे। सोल्यूट समझते हो ना? विलेय और विलायक। सोल्यूट यानी विलेय, जैसे नमक क्या है और पानी क्या है?
हाँ, नमक है सोल्यूट यानी विलेय, और पानी है सॉल्वेंट यानी विलायक। तो आप बताओ, मैंने क्या बोला, कितने सोल्यूट काम आएंगे? दो। नाम सुन लो, एक तो नमक यानी NaCl, और एक यूरिया। याद आया? यूरिया। मैंने बताया था कि यूरिया भी थोड़ा बहुत हमारे मैट्रिक्स में स्टोर रहता है, बताया था कि नहीं शुरुआत में, और ये हमारी ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करता है, ये हमारी डिजायर्ड ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करता रहता है। इज दैट क्लियर? अच्छा, तो कितने सोल्यूट जल्दी बोलो? पहला, दूसरा, और कितना सॉल्वेंट जो डेली पीते हैं? वाटर। कौन सा सॉल्वेंट? अच्छा, और कितने सॉल्यूट? एक तो नमक यानी NaCl, और दूसरा यूरिया। और हमने शुरुआत में पढ़ाया था कि जो यूरियोटैलिक एनिमल होते हैं वो अपने किडनी के मैट्रिक्स में थोड़ा सा यूरिया, इत्तू सा यूरिया, कितना? इत्तू सा यूरिया स्टोर रखते हैं, ताकि हमारी बॉडी की डिजायर्ड ऑस्मोलैरिटी को हम मेंटेन कर सकें। हमारी डिजायर्ड ऑस्मोलैरिटी कितनी है? हमारी डिजायर्ड ऑस्मोलैरिटी हमारी यूरिन के लिए 1200 है, बॉडी के लिए 300 है। तो हम डिजायर्ड ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए यूरिया को अपने किडनी के मैट्रिक्स में स्टोर करते हैं। क्या ये बात आप लोगों को याद आ रही है? अगर नहीं याद आ रही है तो पहले लेक्चर में यूरियोटैलिक को देखिएगा, यूरियोटैलिक वाले लेक्चर को दोबारा एक बार देखिएगा, उसमें है ये सारी चीजें। ठीक है ना? इज दैट क्लियर? चलिए लेट्स बिगिन। देख रहे हो कि दो अपोजिट फ्लूइड में चीजें बह रही हैं, दो अपोजिट तरफ चीजें बह रही हैं। ये है आपका क्या? जिसमें खून बह रहा है। खून किसमें बहता है? वासा रेक्टा। ये देखो, ये पतली सी ट्यूब, ये एफरेंट, ये ग्लोमेरुलस, ये इफरेंट, फिर पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क, और जब पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क किस शेप का हो जाता है तब हम इसे क्या बुलाते हैं? वासा रेक्टा। और किसके पैरेलल हो गया है? लूप ऑफ हेनले के। हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर इज लूप ऑफ हेनले। तो एक्चुअली में काउंटर करंट दो डिफरेंट ट्यूब्स के बीच होता है। द फर्स्ट वन इज, सेकेंड वन इज, टारगेट क्या था? यूरिन को किसी भी तरह से गाढ़ा कर देना, यूरिन की सांद्रता को 4 गुना बढ़ा देना, 300 मिली ऑस्मोल से 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर कर देना। ठीक है ना? दो सॉल्यूट काम आएंगे, एक सॉल्वेंट काम आएगा। सॉल्यूट कौन सा है? NaCl, और यूरिया। सॉल्वेंट कौन सा काम आएगा? वाटर। ठीक है ना? ये सारा टारगेट है। और देखो काउंटर करंट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जरा देखो इसमें, जरा फ्लो देखो, इधर से इधर, ध्यान से दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बताओ, वासा रेक्टा में फ्लो इधर से इधर चल रहा है, जबकि आपका देखो इधर फिल्ट्रेट, देखो किधर से किधर जा रहा है? फिल्ट्रेट जा रहा है अपोजिट दिशा में। चेक करो, फिल्ट्रेट किस दिशा में जा रहा है? अपोजिट दिशा में। फिल्ट्रेट अपोजिट दिशा में जा रहा है। क्लियर है कि नहीं है? तो आप देख पा रहे हो अच्छे से कि काउंटर करंट जो मैकेनिज्म है, जो काउंटर करंट जो मैकेनिज्म है, दो अपोजिट दिशाओं में हो रही है। काउंटर करंट मैकेनिज्म दो अपोजिट दिशाओं में हो रही है। ये बात क्लियर है? ठीक है ना? इसीलिए नाम पड़ा काउंटर करंट मैकेनिज्म। समझ में आई बात? देखो, अब इस चीज को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि काउंटर करंट कैसे होता है। तो पहले मैं आपको समझा दूं, एक बार आपको नोट्स बनवा दूं, उसके बाद बिल्कुल एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना? टॉपिक क्या है? काउंटर करंट मैकेनिज्म, शॉर्ट में बोलूंगा CCM। काउंटर करंट मैकेनिज्म का पर्पस क्या है? काउंटर करंट क्यों बोला? काउंटर का मतलब, काउंटर का मतलब होता है अपोजिट, काउंटर का मतलब होता है अपोजिट, करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ लिक्विड। किसी भी चीज का फ्लो हो सकता है, हमारे केस में लिक्विड है कि सॉलिड? लिक्विड, सॉलिड की गैस? लिक्विड है। ठीक है? और मैकेनिज्म का मतलब ये कोई प्रोसेस है, और जब भी कोई मैकेनिज्म चलता है तो इसका कोई पर्पस भी होता है। इसका पर्पस क्या है भाई? इसका पर्पस है यूरिन को 4 टाइम्स कॉन्सेंट्रेट करना, यूरिन को 4 टाइम्स कॉन्सेंट्रेट करना, मतलब 300 मिली ऑस्मोल
पर लीटर से उसकी सांद्रता कितना कर देना, 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। इतनी बातें समझ में आ गई। अब सवाल ये उठता है, अगर कोई चीज फ्लो कर रहा है दो अपोजिट ट्यूब्स में, तो ये अपोजिट ट्यूब्स कौन सी होंगी, ठीक है ना। यानी सीसीएम टेक्स प्लेस बिटवीन टू ट्यूब्स। पहली है हेयर पिन लाइक लूप ऑफ हेनले, और दूसरी होती है यू शेप्ड ट्यूब दैट इज वासा रेक्टा। ये भी क्लियर करते चलेंगे हम लोग कि इसके अंदर क्या बह रहा था, इसके अंदर बह रहा था फिल्ट्रेट, जिसको हम यूरिन नहीं कह सकते, क्योंकि यूरिन कहने के लिए हमें कहां जाना पड़ेगा, अभी कलेक्टिंग डक्ट में। इज दैट क्लियर? यहां तक चीजें क्लियर है। अब आगे चलते हैं। यहां पे क्या बह रहा है, यहां क्या बह रहा है, यहां ब्लड बह रहा है। देखो मैंने ब्लड को लाल इसलिए लिखा है क्योंकि ब्लड का कलर लाल होता है और फिल्ट्रेट का कलर पीला होता है। तो जो पीला कलर वाला फ्लूइड है वो फिल्ट्रेट है ना, और जो लाल वाला है वो क्या, ब्लड। तो दो अपोजिट ट्यूब्स में बह रहा है ब्लड, ब्लड नहीं, एक में फिल्ट्रेट बह रहा है और एक में ब्लड। अच्छा, काउंटर करंट मैकेनिज्म में कितने सॉल्यूट और कितने सॉल्वेंट इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है ना। देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ there is involvement of two solutes यानी विलेय and one solvent यानी विलायक। और विलेय के दो नाम कौन से हैं, एक तो नमक, हमारे टूथपेस्ट का नमक, और दूसरा यूरिया। और ये तो आप जानते हो यूनिवर्सल सॉल्वेंट दैट इज वाटर, यूनिवर्सल सॉल्वेंट का नाम वाटर। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म में फ्लूइड दो अपोजिट दिशाओं में बहेगा। नंबर टू, जो ये फ्लूइड बह रहा है एक का नाम था फिल्ट्रेट, नंबर टू है ब्लड, तो दो चीजें थी। और पर्पस या प्रोसेस है, प्रोसेस जब भी होगी तो पर्पस सॉल्व होगा। तो जब भी ये मैकेनिज्म या प्रोसेस हुई तो क्या पर्पस सॉल्व हुआ, यूरिन को हमने 4 गुना गाढ़ा बना दिया। मेरा क्वेश्चन था कितने गुना, 4 गुना। अब कितनी ऑस्मोलैरिटी चेंज हो गई, 4 गुना, यानी कि 300 से 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। अच्छा, और सीसीएम दो ट्यूब्स के बीच होता है, एक लूप ऑफ हेनले और एक वासा रेक्टा। और यहां पर कितने सोल्यूट इन्वॉल्व हुए, 2। कितना सॉल्वेंट इन्वॉल्व हुआ, 1। कितनी बातें क्लियर है अब तक, आगे बढ़ा जाए। अब ध्यान देने की बात है, समझने की बात है। व्हाट इज दिस, और ये क्या है,
वासा रेक्टा। और इतना तो आपको पता ही होगा कि इधर कॉर्टेक्स है ना। तो कॉर्टेक्स के यहाँ पर ऊपर सबसे 300 थी, यहाँ पे 600, थोड़ा और अंदर जाओगे 900 मिली ऑस्मोल, और बिल्कुल गहराई में होगी 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। इतनी बातें क्लियर है? ऑस्मोलैरिटी बढ़ती जाएगी। अब देखो ये वाला हिस्सा कौन सा है? ये है डीप पार्ट ऑफ मेडुला। डीप पार्ट ऑफ मेडुला। यहां पर जो लिक्विड भरा हुआ है, बताओ टिश्यू फ्लूइड बोलेंगे ना उसे? क्या बोलेंगे? टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड? ध्यान देना, टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड भरा हुआ है यहां पे। कोई डाउट? ये सब क्या भरा हुआ है? व्हाट इज दिस लिक्विड? दिस लिक्विड इज इंटरस्टिशियल या टिश्यू फ्लूइड। अब करना क्या है? अब ध्यान देना है, हमें यहां की सांद्रता को बढ़ाना है। हमें कहां की सांद्रता को बढ़ाना है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड की। क्यों? क्योंकि यहां पर जितना भी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा, क्या होगा? वाटर उतना ज्यादा निकलेगा, वाटर उतना ज्यादा निकलेगा। अच्छा याद कर लो, रूल बना लो, नमक पानी को खींचता है। बोलो एक बार जल्दी से, नमक पानी को अट्रैक्ट करता है। बोलो बोलो, हाँ फिर से बोलो, नमक पानी को खींचता है ना। तो सुनना मेरी बात, ध्यान देना, ये बात याद रखना, यही रूल याद रखना। अब जरा देखो, बताओ ये कौन सा है? डिसेंडिंग पार्ट है कि असेंडिंग? पहले बताओ इसके अंदर कौन सा फ्लूइड बह रहा है? इसके अंदर कौन सा फ्लूइड बह रहा है ना? इसके अंदर बह रहा है क्या? फिल्ट्रेट। बिल्कुल सही है, इसके अंदर फिल्ट्रेट बह रहा है, हल्के पीले कलर का होता है इसलिए मैं ऐसे ही बना रहा हूं। इसके अंदर क्या बह रहा है? ब्लड, खून, हमारा रक्त। कोई डाउट है? अब पहले देखो काउंटर करंट कहां से बना, काउंटर करंट पहले बना के दिखाओ, जरा ध्यान दीजिएगा। इसमें इधर जा रहा है लिक्विड फिल्ट्रेट, और इसमें इधर जा रहा है ये, और ये काउंटर करंट हुआ कि नहीं? बोलो। अब जरा देखो, इसमें इधर आ रहा है, इसमें इधर आ रहा है। अब बताओ ये और ये काउंटर करंट हुआ कि नहीं? 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 जहां देखो वही काउंटर करंट, जहां जहां देख पा रहे हो वही काउंटर करंट। ठीक है ना? दोबारा देखिएगा, नोटिस करिएगा, ये और ये काउंटर करंट, ये और ये और ये और ये काउंटर करंट। मिला कि नहीं काउंटर करंट? ये कौन सा पार्ट है? असेंडिंग की डिसेंडिंग? ये है डिसेंडिंग, ये है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, सॉरी ये है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ये कौन सा है जरा बताओ? असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। इसका नाम बताओ जरा। ऐसे ये वासा रेक्टा है ना, ये है वासा रेक्टा। अब बताओ ये ऊपर जा रहा है तो क्या बोलेंगे? असेंडिंग वासा रेक्टा। बोलो। अच्छा ये नीचे जा रहा है, बोलो जरा क्या बोलेंगे? डिसेंडिंग वासा रेक्टा। कोई डाउट है अभी तक? अभी तक कोई डाउट तो बताओ, अभी तक कोई डाउट है? ठीक है ना? अब जरा देखते हैं क्या होगा। याद होगा आपको ये पार्ट परमेबल है पानी के लिए, पर ये सॉल्ट के लिए परमेबल नहीं है।
ये उल्टा है, दिस इज परमेबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट या सॉल्ट बट इम्परमेबल फॉर वाटर। याद आया कि नहीं? ठीक है ना? तो बताओ, पहले यहां से देखो, यहां से ध्यान देना, यहां से वाटर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? वाटर निकलेगा। यहां से वाटर निकला, यहां से वाटर निकला, क्योंकि दिस पार्ट इज परमेबल फॉर वाटर, दिस पार्ट इज परमेबल फॉर वाटर, इसीलिए हम लोग ने इसे कॉन्सेंट्रेटिंग लिम्ब भी बोला था या कॉन्सेंट्रेटिंग सेगमेंट भी बोला था। बताओ, अगर कहीं से पानी निकलेगा तो सांद्रता बढ़ेगी कि घटेगी? तो दिस इज कॉन्सेंट्रेटिंग सेगमेंट की डाइल्यूटिंग सेगमेंट? कॉन्सेंट्रेटिंग सेगमेंट। अच्छा, ये पार्ट किसके लिए परमेबल था? इलेक्ट्रोलाइट्स, NaCl, NaCl, NaCl और NaCl। एक बात ये भी बता देना चाहते हैं, जो थिन पार्ट होता है वो NaCl के लिए परमेबल होता है, और जो थिक पार्ट होता है ऊपर जाने पर, ठीक है ना, वो होता है Na+Cl- के लिए परमेबल। ठीक है। दूसरी बात, यहां पर एनर्जी खर्च नहीं होगी थिन पार्ट में, जबकि ऊपर जो सॉल्ट निकाले जाएंगे उसके लिए एनर्जी खर्च होगी। उसके लिए क्या होगी? एनर्जी खर्च होगी। यानी यहां पे जो सॉल्ट निकल रहा है नीचे की तरफ, वो कैसे निकल रहा है? पैसिवली कि एक्टिवली? और जो ऊपर जाएंगे तो एक्टिवली निकलेगा। रीजन जानते हो क्या है उसका? पहले NaCl अंदर ज्यादा था, बाहर कम, तो डिफ्यूजन हो रहा था। और डिफ्यूजन कैसी प्रोसेस है? पैसिव की एक्टिव? लेकिन एक बात बताओ, जब सारा नमक यहां से यहां जाने लगेगा तो यहां नमक की कमी हो जाएगी और इधर अधिकता हो जाएगी। तब कैसे जाना पड़ेगा? तब जाना पड़ेगा फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई। और कभी भी लो टू हाई जाना हो तो क्या करते हैं? तो पैसिव की एक्टिव? एक्टिव। एनर्जी खर्च होगी कि नहीं होगी? एनर्जी खर्च होगी। समझ में आई बात? इतनी बातें क्लियर है कि नहीं है? अभी तक कोई डाउट है? ठीक। अब देखो, NaCl यहां आया तो यहां की सांद्रता बढ़ी कि घटी? बढ़ी ना। किसी भी जगह पे मैंने क्या बोला था? सॉल्यूट बढ़ेगा। पढ़े हो केमिस्ट्री में कि जब किसी भी फ्लूइड में सॉल्यूट बढ़ेगा तो उसकी सांद्रता बढ़ जाएगी। बताओ, इंटरस्टिशियल फ्लूइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा कि घटा? बढ़ गया ना। लेकिन एक निश्चित सीमा तक ही बढ़ाना है, ये नहीं कि बढ़ाते चले जाना है, बढ़ाते चले जाना है। 1200 से ज्यादा नहीं करना है। इसीलिए ये नमक तुरंत एब्जॉर्ब हो जाता है। कहां पे चला गया जरा बताओ? बताओ कहां पे चला गया? निकला था असेंडिंग से, जाएगा डिसेंडिंग में, क्योंकि काउंटर करंट है ना। बताओ किससे निकला था? असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। और कहां चला गया? डिसेंडिंग वासा रेक्टा। काउंटर करंट हुआ कि नहीं हुआ? काउंटर करंट मेंटेन हुआ कि नहीं हुआ? मेंटेन हो गया कि नहीं हो गया? और इससे एक फायदा भी हो गया, यहां की सांद्रता थोड़ी सी बढ़ गई। यहां का जो कॉन्सेंट्रेशन है ना वो थोड़ा सा बढ़ गया। यहां का जो कॉन्सेंट्रेशन है ना, यहां का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो थोड़ा सा बढ़ा, लेकिन अभी और बढ़ाना है हमें। ठीक है। और ये नमक यहां पे चला गया। नमक, ये देखो, ये नमक यहां से आ रहा है ना, और यहां से होते हुए, यहां से चक्कर काटते हुए, यहां से चक्कर काटते हुए फिर यहां से बाहर आ जाएगा, यहां से बाहर आएगा। NaCl यहां से बाहर आ गया। ध्यान देने की बात है। बताओ, ये असेंडिंग था ना, असेंडिंग से क्या निकला? NaCl कहां आया? पहले आएगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में की सांद्रता बढ़ गई, फिर पिकअप कर लिया गया किससे? डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। इसीलिए तो देखो काउंटर करंट देखने को मिल रहा है। निकला है असेंडिंग से, गया कहां? लेकिन इससे एक फायदा हो गया क्या? हमारे इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड की सांद्रता थोड़ी सी बढ़ गई। अब देखो, यही नमक घूम के यहां पे आया, देखो क्योंकि फ्लो इधर है ना, तो ये जो नमक यहां बैठा हुआ है, अगर मान लो मेरी नाव यहां पे है और पानी की धारा इस तरफ है, तो मेरी नाव किधर पहुंच जाएगी? आगे। यानी यहां आ गई मेरी नाव, यानी NaCl की नाव जो है, बोट है, वो यहां पहुंच गई। अब उसके बाद यहां से बाहर आ गई, यहां से बाहर आ गई, बाहर आई तो बताओ फिर से सांद्रता बढ़ गई। बोलो, सांद्रता फिर से बढ़ गई। लेकिन उससे एक फायदा है, जब यहां पर नमक ही नमक है तो नमक पानी को खींचता है। यहां नमक है, यहां नमक ही नमक है, यहां नमक ही नमक है, तो बताओ नमक पानी को, ये ज्यादा से ज्यादा पानी खींच लेगा, ज्यादा से ज्यादा पानी खींच के यहां भेज देगा, पानी को खींच के यहां भेज देगा। अब बताओ, नमक जितना ज्यादा निकलेगा पानी उतना ज्यादा खिंचता चला जाएगा। अब बताओ, इसलिए यूरिन गाढ़ा होगा कि पतला होगा? बताओ, ये फिल्ट्रेट से पानी निकाल लेंगे तो फिल्ट्रेट में पानी की मात्रा
कम, और यही फिल्ट्रेट आगे चल के किसमें बदलेगा, यूरिन में। तो बताओ यूरिन गाढ़ा हो जाएगा कि पतला, कॉन्सेंट्रेटेड की डाइल्यूट। ये था एक पर्पस, ये एक पर्पस हो गया। अभी भी दूसरा सोल्यूट अभी काम नहीं आया, दूसरा सॉल्वेंट, हाँ दूसरा सोल्यूट काम नहीं आया अभी। दूसरा सोल्यूट कौन सा था, यूरिया, क्योंकि वो इस जगह काम नहीं करेगा, वो दूसरी जगह काम करेगा। ठीक है ना, एक बार फिर से क्लियर कर देते हैं, क्योंकि अभी एनसीईआरटी पढ़ोगे सेम टू सेम लाइन मिलेगी। बताओ, descending loop of Henle permeable for water, not for electrolyte, but ascending loop of Henle is permeable for electrolyte, not for water। तो यहां से निकलेगा नमक, ये जो नमक निकलेगा यहां की सांद्रता को बढ़ाएगा और ये तुरंत पिकअप कर लिया जाएगा, क्योंकि काउंटर करंट है। असेंडिंग से निकलेगा, कौन पिकअप करेगा, डिसेंडिंग वासा रेक्टा। और ये नमक यहां से होते हुए किधर की तरफ जाएगा, असेंडिंग वासा रेक्टा से कहां आ जाएगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। कहां आ जाएगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ जाएगा। सांद्रता बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा, सांद्रता बढ़ने से पानी निकलने की मात्रा, मैंने बोला था यहां नमक ज्यादा हो गया कि कम, यहां इलेक्ट्रोलाइट्स ज्यादा हो गए कि कम, इस जगह इस जगह इस जगह इस जगह सभी जगह इलेक्ट्रोलाइट्स ज्यादा हो गए ना। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट, NaCl। NaCl जितना ज्यादा होगा, अभी शुरुआत में बताया था नमक पानी को खींचता है कि पानी नमक को खींच लेगा, हाँ तो नमक पानी को खींच के निकाल लेगा। जितना ज्यादा यहाँ नमक आएगा, जितना ज्यादा यहां से निकलेगा और इधर आएगा, उतना ज्यादा पानी को खींच लिया जाएगा। पानी अगर फिल्ट्रेट से निकल रहा है तो फिल्ट्रेट का सांद्रता बढ़ेगी, फिल्ट्रेट की सांद्रता बढ़ेगी, यानी कि यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, क्योंकि फिल्ट्रेट को ही आगे चल के हम लोग क्या बुलाएंगे, यूरिन। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, समझ में आई बात। ये कितने सॉल्यूट को यूज कर लिया मैंने, कितने सॉल्यूट को यूज किया, कितने सॉल्यूट को यूज किया है, एक। कौन सा बचा हुआ है, नाम बताओ, यूरिया, यूरिया बचा हुआ है। आओ यूरिया को भी देखें। कोई डाउट है यहां तक, यहां तक कोई डाउट है, हमने स्ट्रेट बना दिया, पर इसका नाम मैं लिख देता हूं डीसीटी। हालांकि डीसीटी स्ट्रेट नहीं होता, यू नो वेरी वेल, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट सीखना है, तो चाहे स्ट्रेट बनाओ, चाहे गोला बनाओ, चाहे टेढ़ा बनाओ, चाहे कैसा बनाओ, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। और ये है पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क, गलत, रेड बनाओ। आपको पता ही है कि इसमें जो है फिल्ट्रेट भरा हुआ है और इसमें क्या भरा हुआ है, ब्लड। और अगर आपको याद हो तो यहां पे दो हार्मोन काम करते थे, एक का नाम था एडीएच और एक का नाम था एल्डोस्टेरोन, है ना, एल्डोस्टेरोन, वो भी काम करता था। ठीक है, तो वहां से भी थोड़ा बहुत वाटर और इसको एडजस्ट किया जाता है कि नहीं किया जाता है, लेकिन काउंटर करंट में इसका रोल उतना ज्यादा नहीं है। ठीक है ना, जितना है कलेक्टिंग डक्ट का, जितना है कलेक्टिंग डक्ट का। तो वो मैं आपको ये वाली बात तो याद दिलाई दी, यहां लिख लेता हूं कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट, ये है कलेक्टिंग डक्ट और ये है पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। ठीक है ना, तो कलेक्टिंग डक्ट से थोड़ा सा NaCl निकला, कलेक्टिंग डक्ट से क्या निकलता है, NaCl थोड़ा सा निकला। बताओ यहां की सांद्रता बढ़ी कि घटी, बढ़ी ना, और यहां की सांद्रता यानी टिश्यू फ्लूइड की सांद्रता बढ़ गई। टिश्यू फ्लूइड की सांद्रता जितनी बढ़ेगी, यहां लिख दे ये कौन सा फ्लूइड है, या इंटरस्टिशियल फ्लूइड, यहां की सांद्रता बढ़ी और ये इसने पिकअप कर लिया। ठीक है, अब जब यहां पे NaCl ज्यादा था तो यहां से क्या निकला, वाटर, वाटर, और वाटर भी किसने पिकअप कर लिया, इसने पिकअप कर लिया। यानी नमक ने किसको खींच लिया,
पानी को, और यहीं पर होता है फाइनल वाटर एब्जॉर्प्शन। बताओ फाइनल वाटर रीएब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? फाइनल वाटर रीएब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? फाइनल वाटर रीएब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? यहां से देखो, पहले फिर से समझ लो, कलेक्टिंग डक्ट से क्या निकला? NaCl, ठीक है ना? NaCl, और NaCl तो बहुत थोड़ा निकलता है, NaCl तो बहुत थोड़ा निकलता है, सबसे ज्यादा निकलता है सेकंड वाला सॉल्यूट, कौन सा? यूरिया। याद करो, ऐसा नहीं कि NaCl नहीं निकलता, ना के बराबर निकलता है, पर अगर जो चीज ना के बराबर निकलेगी हमने उसको इग्नोर कर दिया। सबसे ज्यादा यहाँ क्या निकलता है? यूरिया। बताओ सबसे ज्यादा यहां से क्या निकला? यूरिया। और यूरिया निकल के कहां चला गया? है ना, पीसीएन में चला जाता है, यूरिया पीसीएन में चला जाता है थोड़ा बहुत, ठीक है ना, कुछ थोड़ा बहुत चला जाता है क्योंकि उसको रोका नहीं जा सकता। लेकिन ज्यादातर मात्रा पता है कहां चली जाती है? ज्यादातर मात्रा चली जाती है इसकी ज्यादातर मात्रा चली जाती है कहां पे? ध्यान देने की बात है, ज्यादातर मात्रा कहां चली जाती है यूरिया की? ध्यान दीजिएगा, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, वो भी इसके थिन पार्ट में कि थिक पार्ट में? थिक पार्ट में कि थिन पार्ट में? हाँ तो याद रखिएगा, इससे क्या होगा, फिर से वो क्या करेगा? यूरिन का पार्ट बन जाएगा। बोलो, यूरिया किसका पार्ट है? हाँ तो वो यूरिन का पार्ट बन जाता है, यानी क्या? पार्ट ऑफ यूरिन, पार्ट ऑफ यूरिन, पार्ट ऑफ यूरिन। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? इतनी बात समझ आ गई? फिर से क्लियर करिएगा। बताओ, अभी हमने देखा था क्या, कि यहां से पानी, यहां से ये पार्ट किसके लिए परमेबल है? वाटर के लिए। किसके लिए इम्परमेबल है? इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। ये पार्ट किसके लिए परमेबल है? इलेक्ट्रोलाइट्स। और किसके लिए इम्परमेबल है? वाटर के लिए। अब देखो, जहां इससे जो नमक निकला था उसने सांद्रता बढ़ाई, और फिर इसको पिकअप कर लिया गया किससे? किसने पिकअप किया? डिसेंडिंग वासा रेक्टा। इसी से ये नमक घूम के आया और असेंडिंग में पहुंच गया, असेंडिंग से बाहर निकला। अब बाहर बताओ, यहां पे भी नमक ने सांद्रता बढ़ाया, यहां पे भी नमक आ गया, तो बताओ हमारा जो टिश्यू फ्लूइड की कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा हो गई कि कम? ज्यादा हो गई ना। अगर टिश्यू फ्लूइड बहुत ज्यादा है तो बताओ पानी निकल निकल के बाहर आएगा कि नहीं आएगा? पानी जितना ज्यादा निकलेगा इसकी सांद्रता उतनी बढ़ेगी। अब यही फ्लूइड घूम के कहां जाएगा? कलेक्टिंग डक्ट। तो कलेक्टिंग डक्ट के संपर्क में आएगा कि नहीं आएगा? तो इसीलिए ये फिगर मैंने अलग कर दिया, वो फिगर अलग कर दिया है। ध्यान देखो, ये कलेक्टिंग डक्ट में आ गया, वही फ्लूइड आ रहा है ना, वही फ्लूइड आ रहा है ना घूम के, ये कलेक्टिंग डक्ट से होते हुए यहां पे आ गया, सॉरी डीसीटी से होते हुए यहां पे आ गया। अब इस फ्लूइड से क्या निकला? यूरिया। इसने टिश्यू फ्लूइड की कॉन्सेंट्रेशन को क्या किया? बढ़ा दिया। और जितना ज्यादा टिश्यू फ्लूइड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो उतना ज्यादा वाटर बाहर आ जाएगा, वाटर बाहर आ जाएगा, और वाटर बाहर आ जाएगा तो उसको ब्लड में ले जाया जाएगा। कहां पे चला जाएगा? टू ब्लड, क्योंकि किसी चीज को वेस्ट नहीं किया जाएगा तो ये ब्लड में पहुंच जाएगा। अब बताओ, हमारे इसमें इसमें वाटर की मात्रा घटी की बढ़ी? वाटर की मात्रा घटी की बढ़ी? तो बताओ, इसी में तो एक टर्म यूज करते हैं, क्या यूज करने लगे टर्म? यूरिन। यूरिन में पानी की कमी हो गई, यूरिन में पानी की कमी हो गई, वाटर लैक हो गया। लैक होने का मतलब क्या? यूरिन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई, और कितने गुना बढ़ जाती है? 4 टाइम्स बढ़ गई। और ये यूरिया निकल के कहां गया? यूरिया डीसीटी से निकल के कहां चला गया? बताओ। हाँ, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के थिक पार्ट में कि थिन पार्ट में? ठीक है ना, ताकि वो यूरिन का पार्ट बन जाए, क्योंकि शरीर में रहेगा तो ये दिक्कत क्रिएट करेगा, इसलिए यूरिन का पार्ट बन जाएगा तो दिक्कत क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है ना, आओ इसी को देखते हैं एक बार। ये देखो, समझ में आ रहा है ये कुछ? इसमें देखो क्या है, ये लूप ऑफ हेनले है, हेयर पिन लाइक, और ये जिसमें ब्लड फ्लो कर रहा है, क्या है ये? यू शेप वासा रेक्टा, यू शेप्ड वासा रेक्टा। अब बताओ यहां से क्या निकला? NaCl, NaCl निकला ना। NaCl जब निकलता है, देखो थिन पार्ट में जो सॉल्यूट निकलता है, या थोड़ा बहुत ओवरलैपिंग पार्ट में निकलता है, वो कैसे निकलता है? पैसिवली कि एक्टिवली? लेकिन थिक पार्ट में
एक्टिवली निकलता है। एक बात तो ये भी पूछा जा सकता है। अच्छा, अब दूसरी बात, चाहे एक्टिवली निकले चाहे पैसिवली निकले, आएगा तो इस व्हाइट वाले पार्ट में ना। और व्हाइट वाले पार्ट को क्या हमने मान लिया है, माना इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड। अब बताओ टिश्यू फ्लूइड की सांद्रता बढ़ी की घटी? बढ़ेगी, ठीक है। सांद्रता जितनी ज्यादा बाहर होगी पानी उतना ज्यादा निकलेगा ना यहाँ से, ठीक है ना। चलो एनीवे, अब ये NaCl यहां से होते हुए, ये देखो यहां से होते हुए कहां चला गया, यहां पे आ गया, और यहां से बाहर आ गया। बाहर कहां पे आ गया, यहां पे टिश्यू फ्लूइड में आ गया। टिश्यू फ्लूइड में नमक ज्यादा है और नमक किसको खींच लेगा, पानी को यहां से खींच लेगा। अब बताओ इस वाले फ्लूइड में पानी की कमी हो गई कि अधिक है? पानी यहां से निकल गया ना, पानी निकल गया तो बताओ ये गाढ़ा हो गया कि पतला हो गया? गाढ़ा हो गया ना, तो गारंटी है कि यूरिन कॉन्सेंट्रेट होगा, आगे चल के यूरिन कॉन्सेंट्रेट होगा। लेकिन अभी भी सारा पानी नहीं निकला है, अभी एक और जगह जहां से पानी को निकालना है। बताओ वो जगह कौन सी है? कलेक्टिंग डक्ट। तो कलेक्टिंग डक्ट से भी निकालना है, जो कि इस फिगर में नहीं है। तो ये देखो, ये है कलेक्टिंग डक्ट और ये है हमारी वासा रेक्टा, या पीसीएन बोल दो, पार्ट तो पीसीएन का ही है ना। वासा रेक्टा किसका पार्ट है? पीसीएन का। अब जरा सोचो, यहां पे क्या है, यहां से क्या निकल रहा था? NaCl। अरे हमने इसको इधर बनाया था, इसको इधर बनाया था, क्या फर्क पड़ता है? कॉन्सेप्ट तो कॉन्सेप्ट। बताओ यहां से क्या निकल रहा था? NaCl थोड़ा सा निकला था, गया था ना। ये NaCl निकल के यहां से चला गया था। मैंने बताया था NaCl थोड़ा निकल के इधर चला जाता है, वो किसको खींच लेता है? पानी को। लेकिन यूरिया सबसे ज्यादा निकलता है। सबसे ज्यादा क्या निकलता है? थोड़ा सा NaCl। लेकिन यूरिया कितना निकलता है? मैक्सिमम। ये मिनिमम, NaCl मिनिमम निकला, थोड़ा और पानी खींच लाया। बोलो, लेकिन सबसे ज्यादा क्या निकला? हम यहां लिख देते हैं यूरिया। सबसे ज्यादा क्या निकला? यूरिया, ठीक है ना। यूरिया निकला, लेकिन यूरिया निकल के यहां से यहां नहीं जाएगा, बल्कि कहां चला जाएगा? टू असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, वो भी थिन पार्ट में कि थिक पार्ट में? और किसका पार्ट बन जाएगा? यूरिन का पार्ट बन जाएगा। लेकिन इसने एक फायदा किया, जब ये यहां से पास हो रहा था तो इस फ्लूइड की सांद्रता इसने थोड़ी सी बढ़ा ली। बताओ, जितनी ज्यादा यहाँ की सांद्रता होगी पानी उतना ज्यादा निकल निकल के आ जाएगा बाहर। बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? पानी उतना ज्यादा निकल के बाहर आ जाएगा। तो बताओ कितने सॉल्यूट्स काम आए वहां पे? पानी, पिछले फिगर में पानी किसने निकाला था? NaCl ने। और अब की बारी पानी किसने निकाला? यूरिया ने। कुल मिला के हमारे फिल्ट्रेट से पानी निकल गया। पानी निकल गया मतलब पानी की कमी हो गई। किसी चीज में पानी की कमी होगी तो वो सोल्यूशन गाढ़ा हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। इस प्रकार हमारे यूरिन को कितने गुना कॉन्सेंट्रेट कर दिया गया? 4 गुना। 300 से कितने मिली ऑस्मोल? 300 से कितनी कर दी गई? 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। बोलो क्लियर है कि नहीं? यही था काउंटर करंट मैकेनिज्म, यही था काउंटर करंट मैकेनिज्म। अच्छा, ये यूरिया यहां से निकलने के बाद कहां गया? लूप ऑफ हेनले के थिन पार्ट में कि थिक पार्ट में? और किसका पार्ट बन जाएगा? है ना, ताकि टॉक्सिसिटी ना क्रिएट कर दे, ताकि टॉक्सिसिटी क्रिएट ना कर दे। इज दैट क्लियर? ध्यान दीजिए, अब एक बार एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो एक बार और रिवीजन हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है? मैकेनिज्म ऑफ काउंटर करंट, मैकेनिज्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट। मतलब हम फिल्ट्रेट को कॉन्सेंट्रेट करेंगे। अरे फिल्ट्रेट कॉन्सेंट्रेट हुआ मतलब वही तो आगे चल के यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करेगा ना। फिल्ट्रेट ही आगे चल के किसमें बदलेगा? राइट। मैमल्स हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस द कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। मतलब स्तनधारियों में क्या होती है? यूरिन को शांत करने की क्षमता होती है, ठीक है। हेनलेस लूप और वासा रेक्टा ये काम करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। बताओ कौन सी दो ट्यूब्स इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है? नंबर 1 लूप ऑफ हेनले,
नंबर 2 वासा रेक्टा। इतनी बातें क्लियर है? और कह रहा है फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन टू लिम्स ऑफ हेनलेस लूप इज अपोजिट डायरेक्शन। मतलब कह रहा है जो लूप ऑफ हेनले था उसमें एक में इधर जा रहा था तो एक में इधर जा रहा था, एक तो ये काउंटर करंट बना। बोलो। और कह रहा है इसी तरीके से इसका मतलब इसने बना दिया काउंटर करंट। इसी तरीके से द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द टू लिम्स ऑफ वासा रेक्टा। अब ये देखो वासा रेक्टा में भी ऐसे जा रहा था, वासा रेक्टा में इधर और इधर, तो वहां भी काउंटर करंट बन गया। आप कहीं भी देख लो काउंटर करंट बनेगा। इन दोनों में काउंटर करंट, इन दोनों में, इन दोनों में, इन दोनों में, हर जगह काउंटर करंट बन गया। तो वही कह रहा है द ब्लड फ्लो थ्रू द टू लिम्स ऑफ वासा रेक्टा ऑल्सो इन काउंटर करंट। बोलो सही कह रहा है? कह रहा है ये भी काउंटर करंट दिखाता है। प्रॉक्सिमिटी बिटवीन द हेनलेस लूप एंड वासा रेक्टा एज वेल काउंटर करंट इन देम हेल्प्स द मेंटेनिंग द इंक्रीज द ऑस्मोलैरिटी टुवर्ड्स द इनर मेडुला इंटरस्टिशियम। इन्होंने बोला काउंटर करंट के कारण ही जैसे जैसे आप मेडुला में जाओगे वहां के टिश्यू फ्लूइड की सांद्रता बढ़ती जाएगी। पहले 300 फिर 600 फिर 900 फिर 1200। बोलो सही है कि नहीं? काउंटर करंट के कारण ही धीरे धीरे सांद्रता मेडुला की तरफ बढ़ेगी कि कॉर्टेक्स की तरफ बढ़ेगी? कॉर्टेक्स में 300 थी, थोड़ा और अंदर आए 600 के करीब पहुंच गई, और थोड़ा अंदर आओ 900, और सबसे अंदर कह रहा है कॉर्टेक्स में 300 थी, वहां से लगभग 1200 हो गई। कहां पे 1200 हो गई? इनर मेडुला में। इनर मेडुला में कहता है ये काम करेगा कौन? ये काम करने के लिए दो सॉल्यूट्स जिम्मेदार है। पहला, दूसरा NaCl ट्रांसपोर्टेड बाय द असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले। कह रहा है निकला कहां से? याद करो, असेंडिंग से निकला था कि डिसेंडिंग से निकला था? असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, वहां से निकला। और उसके बाद वो एक्सचेंज हो गया था किसके साथ? डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। बोलो सही है कि नहीं? ये देखो मैं दिखा भी दे रहा हूं एक बार दोबारा। NaCl कहां से निकला और एक्सचेंज होके कहां चला गया? इससे फायदा क्या हुआ? यहां की सांद्रता बढ़ गई, है ना? फिर अगला देखना, बोल रहा है जब एक्सचेंज हो जाएगा तो यहां से यहां आ जाएगा और यहां से बाहर आ जाएगा। देखना देखना यही बात बोलेगा अभी। कह रहा है NaCl रिटर्न होके कहां पे चला गया था? इंटरस्टिशियम में आ गया। कहां से होते हुए आ गया? असेंडिंग पोर्शन ऑफ वासा रेक्टा। ध्यान दो, कह रहा है ये NaCl वापस यहां से होते हुए यहां आ गया। और ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये डॉट 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 क्या है? आ गया ना वापस। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड की सांद्रता बढ़ी कि घटी? जब सांद्रता बढ़ गई तो नमक ने किसको खींच लिया? पानी को खींच लिया। बोलो सही है कि नहीं? एक एक लाइन कवर है। कह रहा है ठीक इसी तरह स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, कहता है यूरिया भी निकलता है, यूरिया निकलता है और फिर एंटर कर जाता है। कहां पे एंटर किया था? थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक है ना? और ये भी वापस कहां चला जाता है? ये भी ट्रांसपोर्ट होकर के इंटरस्टिशियम से होते हुए कलेक्टिंग टिब्यूल में चला जाता है। देखो जरा क्या कह रहा है। देखो कहां से निकला, क्या निकला? यूरिया। कहां से निकला? कलेक्टिंग डक्ट से निकला। और कहां चला गया? असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के थिन पार्ट में। और किसका पार्ट बन गया? और जो पानी निकला वो कहां चला गया? ब्लड में चला जाएगा, ठीक है ना? तो यानी फाइनल वाटर रीअब्जॉर्प्शन कहां पे होता है? कलेक्टिंग डक्ट में। तो कह रहा है इससे फायदा क्या होगा? इस यूरिया ने यहां की सांद्रता को बढ़ा दिया, और बाहर जितनी सांद्रता ज्यादा होगी, बाहर सोल्यूट जितना ज्यादा होगा, सॉल्वेंट को अपनी तरफ खींच लेगा। तो यहां से भी पानी निकल गया। यही बात लिख रहा है, ध्यान देना, यही बात लिखा है। देखो ध्यान दो, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया एंटर द थिन सेगमेंट ऑफ ascending loop of Henle which is transported back to interstitium by the collecting duct। कह रहा वापस लौट आएगा और यूरिया का पार्ट बन जाएगा, यूरिन का पार्ट बन जाएगा। कलेक्टिंग डक्ट में क्या होता है? यूरिन की फिल्ट्रेट, तो यूरिन का पार्ट बन जाएगा। द अबव डिस्क्राइब्ड, कह रहा जो ऊपर डिस्क्राइब किया गया ट्रांसपोर्ट
जो ऊपर ट्रांसपोर्ट डिस्क्राइब किया गया, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, इससे आसान हो जाता है। क्या आसान हो जाता है? बाय द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ लूप ऑफ हेनले एंड वासरेक्टा। कहता है इससे एक चीज आसान हो गई जो इन दोनों ने मिलकर किया। क्या मेंटेन किया? काउंटर करंट मैकेनिज्म। दिस मैकेनिज्म हेल्प टू मेंटेन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। इससे सांद्रता जो है वो बढ़ गई। देखो कितनी बढ़ी, ध्यान दो। कॉर्टेक्स में कितनी थी? 300। आउटर मेडुला में कितनी थी? इनर मेडुला में कितनी हो गई? और सबसे अंदर कितनी हो गई? तो देखो इस तरीके से यहां से यहां ये निकल रहा है। देखो यूरिया के निकलने से पानी निकला कहां पे? कलेक्टिंग डक्ट में। यहां से देखो ये पार्ट है लूप ऑफ हेनले, देखो यहां से NaCl निकला, इस वाले में चला गया, और यहां से निकलने के बाद घूम के फिर यहीं पे आ गया। और जब NaCl बाहर ज्यादा है तो पानी को खींच लाएगा। इन्होंने अलग अलग बनाया, हमने पैरेलल बनाया था। इन्होंने समझाने के लिए अलग अलग बनाया है, हमने जैसा एग्जिस्ट करता है वैसा बनाया है। वो ज्यादा सरल फिगर था, है ना। अब क्या कह रहा है? इस प्रकार देखो, प्रेजेंस ऑफ सच इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट हेल्प्स इन इजी पैसेज ऑफ वाटर। पानी निकल रहा था, पानी कहां से निकला? कलेक्टिंग डक्ट से। देयर बाय कॉन्सेंट्रेट द फिल्ट्रेट, और फिल्ट्रेट को ही आगे चल के क्या बोलेंगे? तो हमारी किडनी प्रोड्यूस करती है यूरिन को कितने गुना गाढ़ा? 4 गुना। किसकी तुलना में? इनिशियल फिल्ट्रेट यानी 300 की तुलना में। 300 की तुलना में कितना कर दिया? 300 की तुलना में कितना कर दिया जाता है? हाँ, तो क्लियर हो गई बात? इतनी बातें क्लियर हो गई? तो 300 की तुलना में कितना कर दिया गया? 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। इज दैट क्लियर? अब कोई डाउट? पूरा एनसीईआरटी कवर, एक एक लाइनें कवर। काउंटर करंट से यूरिन कैसे कॉन्सेंट्रेट होता है, इस पे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, कोई डाउट है यहां तक किसी को? एक बार मैं सारी बातें आपको क्लियर फिर से करा देना चाहता हूं। काउंटर करंट मैकेनिज्म का मतलब, काउंटर का मतलब क्या होता है? अपोजिट। करंट का मतलब होता है फ्लो, फ्लो ऑफ लिक्विड या फ्लो ऑफ किसी भी चीज का फ्लो अपोजिट दिशा में हो। और मैकेनिज्म का मतलब प्रोसेस। और इस प्रोसेस का पर्पस क्या है? प्रोसेस का पर्पस है यूरिन को 3-4 गुना क्या कर देना? कॉन्सेंट्रेट। यूरिन को क्या कर देना? 4 गुना कॉन्सेंट्रेट। काउंटर करंट के लिए कितनी ट्यूब्स की जरूरत पड़ेगी? पहली ट्यूब हेयर पिन लाइक, नाम क्या है? लूप ऑफ हेनले, इसमें क्या बह रहा होगा? फिल्ट्रेट। फिर बताओ दूसरी ट्यूब यू शेप थी, नाम क्या था? वासरेक्टा, इसमें क्या बह रहा था? ब्लड। फिर आपको बताया कितने सोल्यूट काम आए, कितना सॉल्वेंट काम आया। ठीक है, फिर मैंने क्या बोला? असेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज परमेबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स या NaCl। ये NaCl निकल के कहां आया? इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और तुरंत इसे पिकअप कर लिया गया। किसने पिकअप किया? डिसेंडिंग से घूम के कहां आया? और असेंडिंग से कहां आया? इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। इससे इंटरस्टिशियल फ्लूइड की सांद्रता, अगर बाहर की सांद्रता ज्यादा है, ठीक है ना, तो बताओ किसको खींच लाएगी? वाटर को खींच लाई। इस तरह से बताओ हमारा जो फिल्ट्रेट है वो गाढ़ा हो गया कि पतला? गाढ़ा हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ? ये फ्लूइड जब आगे बढ़ा तो घूम के कौन सी डक्ट में जाएगा? कलेक्टिंग डक्ट, DCT में भी जाएगा। लेकिन DCT में कंडीशनल वाटर और सॉल्ट का रिएब्जॉर्प्शन हुआ था, अभी बीच में बताया था। किसका किसका हुआ था? वाटर और NaCl का। पानी को निकालने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार था? ADH। और नमक को निकालने के लिए कौन था? हाँ, लेकिन वो काउंटर करंट का पार्ट नहीं था। वो तो हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि वो कंडीशनल था कि नॉन कंडीशनल? कंडीशनल था कि अनकंडीशनल? अनकंडीशनल था। जरूरत पड़ेगी तो निकालेंगे, जरूरत नहीं पड़ेगी तो नहीं निकालेंगे। अब फिल्ट्रेट घूम के कहां आया? कलेक्टिंग डक्ट से क्या निकला? यूरिया। निकलने के बाद इसने इंटरस्टिशियल फ्लूइड की सांद्रता को बढ़ा दिया। जब इंटरस्टिशियल फ्लूइड में यूरिया ज्यादा होगा तो यहां से पानी बाहर आ जाएगा, और पानी बाहर आके कहां चला जाएगा? ब्लड में, यानी PCN में, या वासरेक्टा बोल दो, उसमें चला जाएगा। तो फाइनल वाटर एब्जॉर्प्शन कहां पे होता है? फाइनल वाटर एब्जॉर्प्शन कहां पे होता है? अब सवाल ये उठता है, अगर ये यूरिया इंटरस्टिशियल फ्लूइड में रह गया तो किडनी को टॉक्सिक कर देगा,
किडनी मर जाएगी। इसलिए इसे तुरंत असेंडिंग लूप ऑफ फैनले के पतले वाले भाग में भेजा जाता है। पतले वाले में कि मोटे वाले में? और ताकि ये किसका पार्ट बन जाए और यूरिन से निकल जाए। जितनी जरूरत थी हमने यूज कर लिया और फालतू का निकाल दिया। इससे क्या फायदा हुआ? हमारे जो कॉर्टेक्स से लेके जब मेडुला तक आए तो ऑस्मोलिटी कितनी बढ़ी? पहले 300, फिर और इस तरीके से 300 से करते करते 1200 हो गई। और हमारा जो यूरिन था, जब ओरिजिनल फिल्ट्रेट की बात करते थे तो 300 पे था, फाइनल फिल्ट्रेट आया 1200, तो बताओ कि उसकी सांद्रता कितने गुना बढ़ गई? 4 गुना। पूरी एनसीईआरटी कवर है, सारी चीजें कवर हो गई, ठीक है। कलेक्टिंग, जब कलेक्टिंग डक्ट पतली होती है तो उसी को कलेक्टिंग ट्यूब्यूल कहते हैं। कलेक्टिंग डक्ट जब पतली होती है तो ट्यूब्यूल कहते हैं, और जब मोटी होती है तो कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। ट्यूब्यूल यानी पतली नली, डक्ट यानी मोटी नली। समझ में आई बात? यहां तक क्लियर है? काउंटर करंट में किसी को कोई डाउट? अब हम करेंगे डिसऑर्डर्स, है ना, डिसऑर्डर बचा हुआ है, किडनी डिसऑर्डर्स। अगर किडनी में माल फंक्शनिंग हो जाए, माल फंक्शनिंग का मतलब सही से काम ना कर पाना। अगर किडनी सही से काम नहीं कर पाएगी तो क्या दिक्कत हो जाएगी? इफ देयर इज माल फंक्शनिंग इन ऑफ किडनी, अगर माल फंक्शनिंग हो जाए किडनी की, यानी किडनी सही से काम ना कर पाए, ठीक है ना, किडनी का सही से कार्य ना कर पाना, इसको बोलते हैं इंग्लिश में माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी। अच्छा, अगर किडनी सही से काम नहीं कर पा रही है तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी? देखो, यूरिन सही से फिल्टर, ब्लड सही से फिल्टर नहीं होगा, यूरिन सही से नहीं बनेगा, ये बोलना चाहिए। यानी ब्लड सही से फिल्टर नहीं होगा। अगर ये सही से फिल्टर नहीं होगा तो यूरिन का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, इससे क्या दिक्कत आ जाएगी? नहीं बन रहा है यूरिन, क्या फर्क पड़ता है? अरे भाई, यूरिन नहीं बन रहा है लेकिन कचरा अंदर है। अगर घर के अंदर कचरा लगातार निकल रहा है और आप उसको बाहर नहीं निकाल रहे हो तो कचरा घर के अंदर रहेगा, गंदगी फैल जाएगी, 10 तरह के डिजीज हो जाएंगे, टॉक्सिसिटी फैल जाएगी, बॉडी मर जाएगी। सही है कि नहीं? अगर कचरा घर से बाहर नहीं निकालेंगे बीमारियां फैल जाएंगी, मरेंगे हम लोग। इसी तरीके से हमारी किडनी अगर सही से काम नहीं कर पा रही है तो ब्लड सही से फिल्टर नहीं करेगी, ब्लड सही से फिल्टर नहीं करेगी तो यूरिन का फॉर्मेशन नहीं होगा। अच्छा, तो क्या दिक्कत आ जाएगी? अगर ब्लड फिल्टर नहीं करेगी तो यूरिया हमारे ब्लड में रह जाएगा और हमारे ब्लड में यूरिया बढ़ जाएगा। अभी जितना है ना उससे कई गुना ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि अभी तो एक निश्चित सीमा तक है कि इतना होना चाहिए तो इतना है, क्योंकि हम सब स्वस्थ हैं। जब भी बढ़ता है तुरंत डिस्चार्ज, जब भी बढ़ता है तुरंत डिस्चार्ज। लेकिन जब व्यक्ति का किडनी फेल हो गया है, सही से काम नहीं कर पा रहा है, तो व्यक्ति डिस्चार्ज तो कर नहीं पाएगा, लेकिन यूरिया ब्लड में बना हुआ है तो ब्लड में धीरे धीरे बढ़ जाएगा। तो यानी क्या होगा? इसका रिजल्ट ये होगा कि यूरिया अमाउंट will be more in blood, और इस केस को यूरीमिया कहते हैं। दिस इज यूरीमिया। बताओ व्हाट इज यूरीमिया? ब्लड में किसका बढ़ जाना? ब्लड में किसका बढ़ जाना? ऐसा क्यों होगा? क्योंकि किडनी काम नहीं कर पा रही है, क्योंकि किडनी सही से काम नहीं कर पा रही है। किडनी क्या हो गई है? किडनी फेल हो गई है, सही से काम नहीं कर पा रही है।
ठीक है, इसी कंडीशन को यूरीमिया कहते हैं। अच्छा, जब यूरीमिया हो जाएगा तो व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा? डायलिसिस करानी पड़ेगी। ऐसे पर्सन को बचाने के लिए हमें क्या करानी पड़ेगी? डायलिसिस। इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है डायलिसिस। इसका पूरा नाम होता है हीमोडायलिसिस। पूरा नाम है, देखो डायलिसिस का मतलब होता है छानना। हम किसको छानेंगे? ब्लड को। तो नाम के आगे क्या लगा दिया? हीमो। ब्लड के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? हीमो। तो हीमोडायलिसिस। नॉर्मल लोग इसे डायलिसिस कहते हैं, पर बायोलॉजिकली इसे क्या बुलाना चाहिए? हीमोडायलिसिस। इज दैट क्लियर? हीमोडायलिसिस। और इसके लिए जिस मशीन का उपयोग करते हैं उस मशीन का नाम है क्या? हीमोडायलाइजर। मशीन इज नोन एज हीमो डायलाइजर, या अगर शॉर्ट में बोले तो डायलाइजर, है ना। प्रोसेस का नाम क्या है? डायलिसिस या हीमोडायलिसिस। लेकिन मशीन का क्या नाम है? डायलाइजर या हीमोडायलाइजर। कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। अब क्या किया जाएगा? समझ आ रही बात? अब करेंगे क्या यहां से? अब समझ लो। ये बाहों में आर्टरीज हैं। बाहों की आर्टरी ऐसे आगे टूटेगी। ये मोटी आर्टरी है। आर्टरी इधर गई, इधर गई, इधर गई, ऐसे टूटेगी। टूट के कहां आएगी? चिटिया कलाइया में, है ना, गोरी गोरी कलाइया में, है ना, यहां आएगी। तब इसका नाम हो जाएगा क्या? रेडियल आर्टरी। क्या बोलेंगे? रेडियल आर्टरी। तो बताओ यहां की आर्टरी का नाम? रेडियल आर्टरी से खून को निकाल लिया जाएगा। खून को निकाल के उसमें मिला देंगे क्या? मिला देंगे हिपैरिन। क्या मिलाएंगे? क्योंकि हिपैरिन आपको पता है ब्लड को जमने से रोकता है, एंटीकोगुलेंट है, वरना ब्लड बाहर निकालते ही जम जाएगा। अगर ब्लड बाहर निकालते ही जम जाएगा तो हीमोडायलिसिस क्या करोगे? घंटा। तो हीमोडायलिसिस कर ही नहीं पाओगे क्योंकि ब्लड तो जम जाएगा। फिर इसको छानोगे कैसे? क्या सॉलिड चीजों का ब्लड जम गया तो क्या छनेगा? सोच के देखो। और जम गया तो क्या शरीर में वापस दे पाओगे? नहीं, इसीलिए आपको हिपैरिन मिलाना था। समझ आई बात? बताओ, सबसे पहले पेशेंट का क्या निकाल लेते हैं? कहां से निकालेंगे? रेडियल आर्टरी, कलाई की आर्टरी का नाम रेडियल आर्टरी से निकाल लेंगे। एक बोतल में, बोतल में क्या मिला देंगे? हिपैरिन मिला देंगे और एक इस मशीन में भेज देंगे। और ये मशीन कैसी होती है आइए देखें, ध्यान देना। ठीक है, यहां से ये कहां से आ रहा है? इस इधर से हमने रेडियल आर्टरी, रेडियल आर्टरी से ब्लड निकाला। ब्लड को किसके साथ मिक्स कर दिया? हिपैरिन। और यहां भेज दिया। यहां ब्लड है, अंदर क्या भरा हुआ है? ब्लड भरा हुआ है। क्या लिख देते हैं? ब्लड। ब्लड ऑफ पेशेंट
ठीक है, ब्लड ऑफ पेशेंट। और ये बाहर है एक लिक्विड, ये बाहर चारों तरफ एक लिक्विड भरा हुआ है, ये बिल्कुल चारों तरफ, इस ट्यूब के चारों तरफ एक लिक्विड भरा हुआ है। और ये ट्यूब किस चीज की बनी है बता रहा हूं मैं आप सब कुछ। इसका नाम है हीमोडायलाइजर या डायलाइजर। इसके अंदर यहां पे एक फ्लूइड डालते हैं, उसको बोलते हैं डायलाइजर फ्लूइड, डायलाइजर फ्लूइड, ठीक है ना। और फ्रेश, इधर से फ्रेश डालते हैं और इधर से यूज्ड डायलाइजर फ्लूइड निकाल लेते हैं। यूज्ड डायलाइजर फ्लूइड, फ्रेश डालते हैं, यूज्ड डायलाइजर फ्लूइड निकाल लेते हैं। क्यों? अभी मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि गंदा हो जाता है ये इसमें कचरा आ जाता है। ये जो कचरा हम लोग, जो हमारी किडनी निकालेगी कचरा, हमारी किडनी कौन सा कचरा निकालती है? यूरिया। तो ये वो कचरा निकाल लेगी। कहां कैसे निकलेगा ये अभी देखते हैं। अब जरा देखो, ब्लड ब्लड और डायलाइजर फ्लूइड की सांद्रता सेम रखते हैं। ये कौन सा फ्लूइड है? डायलाइजर फ्लूइड। इसके अंदर ये कौन सा फ्लूइड भरा हुआ है? डायलाइजर फ्लूइड। डायलाइजर फ्लूइड और ब्लड की कंपोजिशन बिल्कुल सेम होती है, ध्यान देना। डायलाइजर फ्लूइड का केमिकल कंपोजिशन ब्लड के बिल्कुल समान होता है। मैं जो बोल रहा हूं वो बात ध्यान से सुनना। डायलाइजर फ्लूइड का केमिकल कंपोजिशन ब्लड के सिमिलर होता है, सिर्फ इनमें नाइट्रोजनस वेस्ट एब्सेंट होते हैं। बताओ क्या समझे? इसमें क्या नहीं है? जितना ग्लूकोज ब्लड में है उतना ही ग्लूकोज डायलाइजर फ्लूइड में है, जितनी सांद्रता। जितना नमक यहां है उतना ही नमक यहां पे है, जितना पानी यहां है उतना ही पानी यहां पे है, जितना यहां पे खाना है उतना ही खाना यहां पे है। मैच करा लेते हैं, मैच करा लिया जाता है। तो फिर इससे सिर्फ एक चीज का अंतर है, क्या? यहां नाइट्रोजन वेस्ट नहीं है और यहां नाइट्रोजन वेस्ट है। मतलब कहां पे नाइट्रोजन वेस्ट है जल्दी बताओ? नाइट्रोजन वेस्ट यहां पे है और यहां पे नाइट्रोजन वेस्ट नहीं है, यानी नो नाइट्रोजन वेस्ट। बाकी सब कुछ क्या है? बिल्कुल सेम। सेम रखने से क्या फायदा है? क्या यहां से यहां ग्लूकोज निकल के बाहर आएगा? क्या पानी बाहर आएगा? लेकिन कचरा देखो, कचरा बाहर आता जाएगा। यहां से NaCl निकलता चला जाएगा, यहां से नाइट्रोजनस वेस्ट निकल निकल के कहां चला आएगा? या यहां सब जगह से नाइट्रोजन वेस्ट निकल के कहां आ रहा है? बताओ। हमारे खून का जो नाइट्रोजन वेस्ट है वो निकल के कहां आ जा रहा है? डायलाइजर फ्लूइड में। अब बताओ, डायलाइजर फ्लूइड में जब आ जाएगा तो डायलाइजर फ्लूइड कैसा हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा कि फ्रेश रहेगा? इसीलिए इस वेस्ट वाले को निकाल लेते हैं कि कहीं वापस ना चला जाए। भाई जब बाहर आएगा तो धीरे धीरे सांद्रता ब्लड में कम हो जाएगी, यूरिया की सांद्रता ब्लड में घटेगी और इस फ्लूइड में बढ़ेगी। तो अरे जब अभी डिफ्यूजन हो रहा है कहां से कहां पे? अंदर से बाहर। ऐसा ना हो जाए कि अब जब यहां ज्यादा हो जाएगा, यहां कम होगा, वापस अंदर घुस गया। आप तो सोच रहे हो कि अरे हमने यूरिया निकाल लिया, वो यूरिया वापस घुस जाएगा। इसीलिए यहां से फ्रेश वो डायलाइजर फ्लूइड डालते हैं और इधर से यूरिया युक्त डायलाइजर फ्लूइड निकाल लेते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि ज्यादा हो जाए, वरना वापस घुस जाएगा। इसीलिए ये देखो, सारा का सारा कचरा बाहर आ गया, सारा का सारा कचरा बाहर आ गया। अब बताओ ये ब्लड क्या है? ब्लड विदाउट नाइट्रोजन वेस्ट कि विद नाइट्रोजन वेस्ट? विदाउट नाइट्रोजनस वेस्ट। अब इसको क्या करो? अब इसको वापस देना है पेशेंट को, तो पहले मिलाओ एंटी हिपैरिन। हिपैरिन के असर को हम खत्म करो। भाई अगर आपने ऐसे ही मिला दिया तो अंदर कहीं पे चोट लग गई, जब चोट लगेगी तो भी ये ब्लड नहीं जमेगा। इसको नेचुरल फॉर्म में करके दो, जिस फॉर्म में लिया था उसी फॉर्म में दो। सही है ना? बताओ, हिपैरिन को न्यूट्रल करने के लिए क्या मिलाएंगे? एंटी हिपैरिन। एंटी हिपैरिन मिक्स करके, मिक्स विद एंटी हिपैरिन, मिक्स्ड विद एंटी हिपैरिन, और उसके बाद लौटा दो उसको पेशेंट को। कहां लौटाओगे? निकाला था रेडियल आर्टरी से और डालना रेडियल वेन में। क्यों? क्योंकि वेन में वाल्व लगे होते हैं, एक बार ब्लड चला जाएगा तो वापस बैक फ्लो नहीं होगा। तो ये कहां पे? टू रेडियल बोलो बोलो, वेन सो कांट बैक फ्लो।
इस तरीके से हम लोगों ने इसको फिल्टर कर डाला बाय आर्टिफिशियल किडनी। इसको कौन सी किडनी कहते हैं? आर्टिफिशियल किडनी। हीमोडायलाइजर का दूसरा नाम आर्टिफिशियल किडनी। नेचुरल तो ये है जो शरीर में, ये तो मशीन था। इसको हम लोगों ने क्या कहना चालू कर दिया? बताओ, जितने मेरे ब्लड का कॉन्सेंट्रेशन है या कंपोजिशन है, सेम वही कंपोजिशन डायलाइजर फ्लूइड का होता है, सिर्फ मेरे ब्लड में नाइट्रोजन बेस्ड है और यहाँ पे नहीं है। अब बताओ नाइट्रोजन बेस्ड कहाँ जाता है? अंदर। बाहर क्या है? जीरो। तो सांद्रता वो बताओ, कोई भी चीज कहां से कहां जाता है? हाई टू लो। तो यहां से निकल के बाहर आने लगेगा। लेकिन अब ये भी हो सकता है, जब यहां से निकल के बाहर आएगा तो बाहर सांद्रता बढ़ेगी और अंदर घटेगी। तो अब बाहर से अंदर ना चला जाए, इसीलिए यहां से फ्रेश डायलाइजर फ्लूइड डालते रहते हैं और यहां से यूज्ड वाला या वेस्ट वाला डायलाइजर फ्लूइड निकालते रहते हैं। अब जब यहां से इस पाइपलाइन से हमारा ब्लड बाहर आएगा तो गारंटी है उसके अंदर यूरिया नहीं होगा और हमारा ब्लड विदाउट यूरिया वाला है, मतलब फ्रेश हो चुका है, अब यानी फिल्टर हो चुका है। और इस मशीन ने इसे फिल्टर कर दिया, इसीलिए इस मशीन का नाम रख दिया गया क्या? आर्टिफिशियल किडनी की नेचुरल किडनी? आर्टिफिशियल किडनी। अब इस तरीके से जो भी ब्लड था उसको कहां ले गए? पहले एंटीपेरिन मिलाया, एंटीपेरिन मिलाने के बाद, एंटीपेरिन मिलाने के बाद कहां पर लाएंगे? रेडियल। निकाला कहां से था? आर्टरी से। वापस कहां डालेंगे? रेडियल वेन में। निकालने के बाद हिपेरिन मिलाया था, डालने से पहले क्या मिला दो? एंटीपेरिन, ताकि नेचुरलिटी मेंटेन हो सके, ताकि चीजें मेंटेन हो सके। इज दैट क्लियर? इस तरीके से हम लोगों ने कई लोगों को, थाउजेंड ऑफ पर्संस को जीवन दान दिया है। इस तरीके से पूरे वर्ल्ड में थाउजेंड ऑफ लोगों की जान बचाई जाती है। बोलो, डेली डेली हजारों लोगों की जान बचती है इस तरीके से। पर क्या ये परमानेंट मेथड है? क्या ये परमानेंट मेथड है? हर कुछ समय पे, कुछ कुछ इंटरवल पे, 15 दिन, 1 महीने, जैसी आवश्यकता है। किसी की किडनी बहुत क्रॉनिक है तो उसमें हफ्ते हफ्ते, 10-10 दिन, 15-15 दिन। किसी की कम खराब है, 1-1 महीने, 1.5-1.5 महीने, 2-2 महीने में फिल्टर कराते हैं। यानी दिस इज नॉट अ परमानेंट मेथड, दिस इज टेम्परेरी मेथड। तो हमें क्या कोई परमानेंट मेथड तलाशना होगा? इसके लिए आपको तलाश करनी होगी किसी किडनी डोनर की, किसी किडनी डोनर की, जो कि डोनर होना चाहिए आपका क्लोज रिलेटिव। क्योंकि अगर क्लोज रिलेटिव नहीं होगा तो हमारी बॉडी पराये की किडनी को पहचान लेगी और रिजेक्ट कर देगी। सुना है? हमारी बॉडी में एक क्षमता होती है, हमारी बॉडी खुद की सेल को और पराई सेल को पहचान लेता है। खुद की सेल है तो कोई इम्यून रिस्पॉन्स नहीं करता, और अगर पराई सेल है तो इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। जरा बताओ, कांटा चुभ जाता है, अपना है कि पराया? कांटा अपना है कि पराया? अपनी सेल है कि प्लांट की सेल है? तो प्लांट की सेल है ना, प्लांट की सेल है ना, तो इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होने लगता है। देखा होगा, पकने लगता है, पस बन जाता है। कांटे, अगर कांटे को नहीं निकाला तो पस बन जाएगा। इसीलिए जैसे कांटा चुभता है हम लोग क्या निकाल देते हैं? उसका जो पॉइंटेड पार्ट है, अगर वो फंस गया है, निकाल देते हैं नीडल वगैरह से। याद करो, क्योंकि अगर अंदर रहेगा तो चुभेगा और घाव पक जाएगा, क्योंकि इम्यून रिस्पॉन्स होने लगेगा। क्योंकि हमारी सेल बखूबी जानती है कौन अपना है कौन पराया, तो इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर सकती है। सभी के लिए नहीं करती, कुछ चीजों के लिए करती, जो हमारे लिए खतरनाक है उनके लिए। अब जैसे खाना है, अब खाना तो पराई सेल है पर हमारे लिए खतरनाक थोड़ा ना है, इसलिए उसके लिए इम्यून रिस्पॉन्स नहीं करती। जिनसे खतरा है केवल उनके लिए इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है। सही है कि नहीं? अब मान लो हमने किसी और की किडनी ले ली, तो हमारी बॉडी को पता लग जाएगा कि नहीं पता लगेगा? उसको पता लग जाएगा, अरे ये तो अपनी सेल है ही नहीं, ये तो पराई सेल है। पराई सेल है तो उसने कहा दुश्मनों, ये दुश्मन है, दुश्मनों पे हमला। आर्मी आ जाएगी, यानी आर्मी आ जाएगी यानी बी सेल, ठीक है ना। पुलिस आ जाएगी यानी टी सेल। आर्मी और पुलिस मिलके डिसुम डिसुम करके इसको खत्म कर देंगे। यानी हमने तो ये सोच के लगाया था किडनी कि भाई बॉडी में किडनी की जगह पूरी हो जाए। भाई जिस पेशेंट की किडनी खराब है उसको एक फंक्शनल किडनी दे दी जाए किसी से लेकर के, लेकिन काम नहीं चलेगा, क्योंकि बॉडी उसे पहचानेगी क्या? क्या पहचान लेगी कि अपनी है कि पराई? उसे क्या महसूस होगा कि ये तो पराई है। पराई किडनी को तुरंत ही मार देगी, इसको बोलते हैं ऑर्गन रिजेक्शन। लेकिन अगर क्लोज रिलेटिव की किडनी होती तो क्या होती? तो उसका टिश्यू और आपका टिश्यू मैच करता। क्यों? क्योंकि एक ही फैमिली के हैं, एक ही फैमिली के, तो एक ही डीएनए चल रहा है। जब डीएनए सेम है तो सेल भी तो सेम होगी, सेल भी काफी क्लोज होगी। मम्मी पापा भाई बहन ये सब एक ही फैमिली के हैं कि अलग अलग? है ना, एक ही फैमिली के हैं।
तो इनकी किडनी अगर हम लोग ले लें या रिलेटिव की किडनी ले लें जिनका खानदान सेम हो, तो क्या होगा, उनके डीएनए भी सेम होंगे, उनकी कोशिकाएं भी सेम होगी। तो अगर हम उनकी किडनी लेंगे तो हमारी बॉडी उसे अपना समझेगी कि पराया, अपना समझेगी और तब रिजेक्ट नहीं करेगी, लेकिन रिस्क नहीं लिया जाता है। साथ में एक दवा भी दे दी जाती है, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग। इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग का नाम है साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए किससे निकालते हैं? साइक्लोस्पोरिन ए किससे निकालते हैं? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, जो कि एक फंजाई है। ठीक है ना? बताओ क्या समझ में आया? इस मेथड से, यानी हीमोडायलिसिस मेथड से हमने हजारों लोगों की बट दिस इज टेम्पोरेरी मेथड की परमानेंट मेथड? टेम्पोरेरी मेथड। वी नीड ए परमानेंट मेथड, वी नीड ए परमानेंट मेथड, so we require a functional kidney, require a functional kidney. This functional kidney should be take from, कहां से लेना चाहिए? क्लोज रिलेटिव, क्लोज रिलेटिव ब्रैकेट में लिखे, नॉट जस्ट फ्रॉम एनीबडी। किसी से ले लें ऐसा नहीं काम चलेगा। नॉट जस्ट फ्रॉम एनीबडी, क्लोज रिलेटिव से ही लेना चाहिए। अदरवाइज इट विल बी soon or later be reject, soon or later be reject, उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, या तो तुरंत या तो बाद में उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अभी नहीं तो बाद में उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और अगर रिजेक्ट कर दिया गया तो क्या हो जाएगा? तो क्या कोई फायदा होगा? तो क्या कोई फायदा होगा? नहीं। इसीलिए हमें क्लोज रिलेटिव लेना चाहिए, क्लोज रिलेटिव से ही किडनी लेनी चाहिए। या लिख दे, बिकॉज आवर बॉडी हैज एबिलिटी, our body has ability to identify self and नॉन सेल्फ सेल्स। हमारी बॉडी खुद की और पराई कोशिकाओं को पहचानती है, और ये काम करता है, यहां लिख दे, ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ, कौन पहचानता है ये आगे पढ़ाएंगे, ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ टी सेल्स। ये सब टी सेल्स की वजह से होता है। और ये जो इम्यूनिटी करता है उसको सीएमआई कहते हैं, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। किस इम्यूनिटी के तहत इसे रिजेक्ट कर दिया जाता है? सीएमआई की एचएमआई? सीएमआई। टी सेल की बी सेल? आप जानते हो हमारी टी सेल अपने और परायों को पहचान लेती है और परायों को किल कर देती है, ये हमारी खास बात है। और इस तरह की इम्यूनिटी को सीएमआई कहते हैं। बताओ इस तरह की इम्यूनिटी को क्या बोलते हैं? सीएमआई, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। और किडनी ग्राफ्टिंग के समय, ग्राफ्टिंग समझते हो ना, यही लेन देन करना, किडनी ग्राफ्टिंग के समय रिजेक्शन को कम करने के लिए पेशेंट को काफी दिनों तक
इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग दी जाती है। नाम है साइक्लोस्पोरिन। 12th की एनसीईआरटी में साइक्लोस्पोरिन ए दी जाती है, और ये निकालते हैं एक फंगस से, फ्रॉम फंगस। नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम। ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम। ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम। तो बताइए परमानेंट इलाज क्या है? परमानेंट इलाज क्या है? इतनी बातें क्लियर हो गई? परमानेंट इलाज क्या था इसका? किडनी ट्रांसप्लांटेशन या किडनी ग्राफ्टिंग। हमारी बॉडी अपने और परायों की पहचान कर पाती कि नहीं कर पाती है? परायों को क्या करेगी? रिजेक्ट। रिजेक्ट बाय इम्यून रिस्पॉन्स। बाय विच इम्यूनिटी? सीएमआई की एचएमआई? सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी की ह्यूमोरल मेडिएटेड इम्यूनिटी? विद द हेल्प ऑफ बी सेल की, विद द हेल्प ऑफ टी सेल, विद द हेल्प ऑफ टी सेल। इज दैट क्लियर? And along with the kidney transplantation, the patient should be treated with the immunosuppressive drugs, that is cyclosporin A. It is obtained from a very famous fungus, that is Trichoderma polysporum. ये सारा आपके सिलेबस में है, मैं जानते हो सिलेबस के बाहर जाता ही नहीं हूं, ठीक है ना? कहते हैं ना एनसीईआरटी के बाहर आना नहीं, तो एनसीईआरटी के बाहर जाना नहीं। क्लियर है? सारी बातें क्लियर हो गई? हाँ, मैं आपको एक चीज बताना भूल गया। मैंने बोला था ये ट्यूब किस चीज की बनी होती है, बोला था ना मैंने कहा था ये ट्यूब किस चीज की होती है वो बताऊंगा। ये जो मेम्ब्रेन होती है ना, ये मेम्ब्रेन, ये जो ऐसे कॉइल्ड मेम्ब्रेन है, दिस कॉइल्ड मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ सेलोफेन। इस मेम्ब्रेन का क्या नाम है? सेलोफेन। और आपको पता है ये आपके आरओ में भी यूज किया जाता है, ये आपके आरओ में भी यूज किया जाता है, रिवर्स ऑस्मोसिस, सुना है? और ये मेम्ब्रेन होती है सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। नहीं दिया हो तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एसपीएम सुना है ना? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन केवल सिलेक्टेड मटेरियल को ही निकालती है। जैसे हमारे लिए यहाँ पे सिलेक्टेड मटेरियल क्या निकालना है? नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट को ही निकालेगी, ये सबको नहीं निकालेगी। हमारी बॉडी के कचरे को निकालेगी, सबको नहीं निकालेगी, ठीक है ना? कभी कभी सिलेक्टिवली परमेबल ऑप्शन में नहीं दिया होता है, तो आवर आंसर शुड बी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। दिस कॉइल ट्यूब इज मेड अप ऑफ सेलोफेन मेम्ब्रेन, दैट इज सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। ये सिलेक्टेड मटेरियल को ही बाहर निकालेगी, ठीक है ना? जैसे हमारे लिए सिलेक्टेड मटेरियल क्या था, किसको निकालना था? वेस्ट को। इज दैट क्लियर? किडनी ट्रांसप्लांटेशन रेमेडी थी जिससे हम हीमोडायलिसिस से बच पाएंगे, राइट?
लेकिन इसके किसी भी रिलेटिव से लेना चाहिए कि क्लोज रिलेटिव से लेना चाहिए, क्योंकि अगर अगर किसी भी रिलेटिव से लेंगे तो रिजेक्ट हो जाएगी। क्लोज रिलेटिव से लेने के बावजूद भी देखो, क्लोज रिलेटिव का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल मैच ही कर जाएगा। माना कि 60-70% मैच कर गया, अगर 60-70% भी मैच कर गया तो बाकी हम दवाओं की मदद से उसको रिजेक्ट होने से बचा लेंगे। साइक्लो 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 ये गलत लिख गया है, साइक्लोस्पोरिन, मैंने बोला साइक्लो ही है, गलत लिख गया, साइक्लोस्पोरिन, साइक्लोस्पोरिन ए, साइक्लोस्पोरिन ए, नॉट साइटो, साइटो गलत लिख गया था। नेक्स्ट इज रीनल कैलकुली, इसे किडनी स्टोन भी कहते हैं, सुना है? इसे किडनी स्टोन भी कहते हैं। रीनल कैलकुली का दूसरा नाम क्या है? किडनी स्टोन, रीनल कैलकुली। इसमें क्या होता है? इसमें किडनी में इनसॉल्युबल क्रिस्टलाइन मास बन जाते हैं। क्रिस्टलाइन इनसॉल्युबल क्रिस्टलाइन सॉल्ट्स के मास बन जाते हैं, सॉल्ट्स के मास बन जाते हैं। अब ये मास किस चीज के होंगे जो कि इनसॉल्युबल है? दे आर मेड अप ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट एसेट्रा, कैल्शियम ऑक्सलेट के होते हैं, ये कैल्शियम ऑक्सलेट के होते हैं। और इन्हीं की वजह से किडनी में क्या होता है? बहुत सीवियर पेन होने लगता है, यूरिनेशन में सीवियर पेन होता है, देखा होगा, बहुत असहनीय वो होता है दर्द, ठीक है ना? फिर इसका ऑपरेशन कराते हैं या लेजर सर्जरी करा लेते हैं, है ना? इट कॉज सीवियर पेन इन किडनी, sometime may damage kidney parts, कभी कभी किडनी पार्ट्स डैमेज हो जाता है। तो क्या लीड्स टू हिमेटूरिया, लीड्स टू हिमेटूरिया मतलब ब्लड इन यूरिन, ब्लड इन यूरिन। बताओ, अगर अंदर कुछ डैमेज हो जाए किडनी के तो यूरिन के साथ क्या नजर आएगा? ब्लड। क्या स्वस्थ व्यक्ति के यूरिन में ब्लड नजर आना चाहिए? लेकिन अगर मतलब ये जब जब ये क्या होता है, किडनी में चुभने लगता है, चुभेगा, क्या होता है? क्रिस्टल है, क्रिस्टल हार्ड होता है कि सॉफ्ट होता है? और हमारा टिश्यू कैसा है? बड़ा नाजुक, भाई रगड़ेगा, फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन होगा, डैमेज होगा, डैमेज होगा, ब्लड वेसल भी डैमेज होंगे, खून बाहर आएगा और खून यूरिन के द्वारा बाहर आने लगेगा, इसी को बोलते हैं हिमेटूरिया। क्या बोलते हैं? हिमेटूरिया। हिमेटो मतलब ब्लड और यूरिया मतलब यूरिन, पथरी इसी को बोलते भाई। हिंदी में किडनी स्टोन को क्या बोलते हैं? पथरी, इसी को तो पथरी बोलते हैं, लिखा नहीं किडनी स्टोन, या इसी को बोलते क्या हिंदी में? पथरी। जब आपकी बॉडी पत्थर बनाने लगे, पथरी। फिनिश्ड हो गया, आगे बढ़ा जाए। एक लास्ट है,
ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। कहीं भी आइटिस लगा हो, इसको बोलते हैं इंग्लिश में इन्फ्लेमेशन, हिंदी में बोलते हैं जलन। और जलन में दो सिम्टम जरूर शामिल कर लीजिएगा। एक तो कहीं पे सूजन आना यानी स्वेलिंग, स्वेलिंग यानी सूजन, और दूसरा पेन यानी दर्द। स्वेलिंग प्लस पेन को मिला के बायोलॉजिकली क्या बोलते हैं? जलन। और नाम से स्पष्ट हो रहा है कहां पे जलन हो रही है? ग्लोमेरुलस में, यानी ग्लोमेरुलस की इन्फ्लेमेशन को ही क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस में इन्फ्लेमेशन हो रही है, इसी को बोलते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कैसे होता है एक्चुअली? एक्चुअली ये होता है यूटीआई से। यूटीआई का मतलब होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यदि किसी पर्सन में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाए, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाए, स्पेशली इन फीमेल्स, स्पेशली इन फीमेल्स, क्योंकि फीमेल में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ज्यादा होता है, क्योंकि मेल में यूरिनरी ट्रैक्ट लंबा होता है, फीमेल में यूरिनरी ट्रैक्ट छोटा होता है। तो आसानी से अब बताओ, जैसे ये किडनी यहाँ पे है और यूरिनरी ट्रैक्ट लंबा है, तो दूरी ज्यादा है कि कम? दूरी ज्यादा है तो इन्फेक्शन का चांस कम, लेकिन फीमेल में दूरी कम है, दूरी कम तो इन्फेक्शन का चांस ज्यादा। इसलिए यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन किसमें ज्यादा होता है? मेल में कि फीमेल में? मेल में कि फीमेल में? पक्का? अब आगे देखो, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जब हो गया तो क्या हुआ? ये चला गया कहां पे? ये चला गया यूरिनरी ब्लैडर में, फिर वहां से चला जाएगा कहां पे? रीनल पेल्विस में, फिर वहां से चला जाएगा कहां से? वहां से चला जाएगा ग्लोमेरुलस में। अब आप बताओ नुकसान होगा कि नहीं होगा? नुकसान होगा कि नहीं होगा? सुनना, जब यूरिनरी ब्लैडर में तक पहुंचेगा, जब यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचेगा तो पता है अक्सर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। ये क्या होता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन। किस चीज का इन्फेक्शन होता है? बैक्टीरिया। बताओ किस चीज का इन्फेक्शन होता है? बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है यूटीआई में। अच्छा, जब यूरिनरी ब्लैडर में ये बैक्टीरिया पहुंचेगा तो कॉज कॉज सिस्टाइटिस। सिस्टाइटिस, बताओ यूरिनरी ब्लैडर की जलन को क्या बोलते हैं? यूरिनरी ब्लैडर की जलन को सिस्टाइटिस। जब रीनल पेल्विस में पहुंचेगा तो वहां जलन कॉज करेगा, कॉज पाइलोनेफ्राइटिस। पाइलोनेफ्राइटिस, देखो यहां जाके जलन कॉज कर रहा है। अच्छा, जब अंत में वहां पहुंच जाएगा तो क्या कॉज करेगा? कॉज ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस। देख लो, यानी ये सबसे सीवियर केस है ना। ये तब की केस है जब लापरवाही करी गई है। भाई पहले यहां जलन हो रही थी, डॉक्टर साहब को दिखा लेते सही हो जाता। यहां जलन हुई तब भी ध्यान नहीं दिया, जब एकदम अंतिम में जलन होने लगी तब ध्यान दे रहे हो, फिर ये बहुत मुश्किल से सही होता है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, समझो कि पूरे यूटीआई हो गया, पूरे यूरिनरी ट्रैक्ट में इंफेक्शन हो गया है। कौन सा सबसे सीवियर फॉर्म है बताओ? हाँ, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। कौन सा इनिशियल फॉर्म है? सिस्टाइटिस। सिस्टाइटिस, अगर किसी को सिस्टाइटिस की समस्या हो तुरंत समझ जाना चाहिए यूटीआई हो गया है, उसका इलाज करा लेना चाहिए, वरना आगे चल के क्या बदल जाएगा? कहां पे इंफेक्शन पहुंच जाएगा? रीनल पेल्विस में, तो क्या बोलेंगे? पाइलोनेफ्राइटिस। और अंततः कहां पहुंच गया? फाइनली कहां पहुंच जाता है? फाइनली पहुंच जाता है ग्लोमेरुलस में। जल्दी से बताओ, यूरिनरी ब्लैडर में जब इंफेक्शन होगा क्या बोलेंगे? सिस्टाइटिस। जब यहां पहुंच जाएगा तो क्या बोलते हैं? पाइलोनेफ्राइटिस। जब अंत में यहां पहुंच गया तो क्या बोलेंगे? एनसीईआरटी ने, बस एनसीईआरटी ने सिर्फ ये लिख दिया, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द ग्लोमेरुलस। लेकिन मात्र इतने से काम नहीं चलता। अब पूरा कहानी पता चला कि नहीं पता चला? सब जुड़ा हुआ आपस में, यानी ये एक रोग नहीं कई रोगों के बाद होता है। इज दैट क्लियर? आज के बाद कभी भी आइटिस नजर आ जाए तो इन्फ्लेमेशन या जलन, और इन्फ्लेमेशन में दो सिम्टम बताओ, स्वेलिंग और पेन। ठीक है ना? आइटिस मतलब जलन,
पड़ोसियों से जलन हो तो नेफ्राइटिस, पड़ोसी यानी नेबर, और आइटिस यानी जलन। पड़ोसी आपसे जले तो नेफ्राइटिस, आप पड़ोसी से जलो तो भी नेफ्राइटिस। इज दैट क्लियर? हो गया यहां तक? ये सब हो चुका है, ये भी हो गया था लास्ट टर्न, ये आज मैंने कराया। डिसऑर्डर ऑफ देखो, डिसऑर्डर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी मतलब, माल फंक्शनिंग मतलब किडनी का सही से कार्य ना कर पाना, हर चीज बताई है मैंने आपको। कैन लीड टू एक्युमुलेशन ऑफ यूरिया इन द ब्लड, कह रहा है इसकी वजह से यूरिया इकट्ठा हो जाएगा। इसकी वजह से क्या इकट्ठा हो जाएगा? यूरिया। माल फंक्शनिंग जब होगी तो यूरिया इकट्ठा हो जाएगा। कह रहा है एक कंडीशन इज कॉल्ड एज यूरीमिया, यूरिया इकट्ठा होने को क्या बोलते हैं? यूरिया इकट्ठा होने को क्या बोलेंगे? यूरीमिया। अगर हमारे किडनी सही से काम नहीं करेगी तो हमारे ब्लड में यूरिया की मात्रा बढ़ जाएगी, एंड दिस इज नोन एज यूरीमिया, विच इज हाईली हार्मफुल की लेस हार्मफुल। भाई टॉक्सिसिटी फैल जाएगी एंड में लीड्स टू द किडनी फेल्योर, इससे किडनी फेल हो सकती है। इस तरह के पेशेंट में यूरिया कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रोसेस ऑफ हीमोडायलिसिस, यानी आर्टिफिशियल किडनी। ब्लड ड्रेन कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, किससे? कन्वीनियंट आर्टरी, नाम बताओ, है ना, रेडियल आर्टरी, और पंप कर देंगे कहां पे? डायलाइजर यूनिट में। डायलाइजर यूनिट था ना इसे, डायलाइजर यूनिट में पंप कर देंगे। क्या मिलाने के बाद पंप करेंगे? एक एंटीकोगुलेंट, क्या नाम था? हिपैरिन। अच्छा, पहले मिलाएंगे हिपैरिन तब पंप करेंगे, पहले पंप कर देंगे फिर मिलाएंगे? राइट। फिर क्या लिखा हुआ है? द यूनिट कंटेन्स ए कॉइल्ड सेलोफेन ट्यूब, बोलो याद आया? सराउंडेड बाई, ये ट्यूब किससे घिरी हुई थी? एक फ्लूइड से, और इस फ्लूइड का नाम क्या था? डायलाइजिंग फ्लूइड। प्रेस इस तरफ से डालते थे और वेस्ट वाला इधर से निकाल लेते थे, याद आया ना? फिर बोला गया हैविंग द सेम कंपोजिशन एट दैट ऑफ प्लाज्मा, ये कह रहा है प्लाज्मा का, अरे ब्लड भी बोल सकते हो, ब्लड या उसका प्लाज्मा, उसका कंपोजिशन सेम होता है, सिर्फ क्या छोड़ दे तो? पोरस सेलोफेन मेम्ब्रेन ऑफ द ट्यूब। इन्होंने बोला सेलोफेन मेम्ब्रेन में छोटे छोटे पोर होते हैं, मैंने बता दिया सेलेक्टिवली परमेबल, सीधे सीधे वो अलाउ कर देती है मॉलिक्यूल को, वो नाइट्रोजनस मॉलिक्यूल को कहां से कहां अलाउ करेगी? अंदर से बाहर, यानी ब्लड से कहां पे भेज देगी? यानी ब्लड से भेज देगी डायलाइजर फ्लूइड में। अब बताओ, नाइट्रोजनस बेस एब्सेंट था डायलाइजर फ्लूइड में, तो दिस सब्सटेंस फ्रीली मूव आउट, यानी नाइट्रोजनस बेस आसानी से बाहर आ जाएगा। इसका मतलब क्लियरिंग द ब्लड, ब्लड हमारा साफ हो गया। द क्लियर्ड ब्लड यानी यूरिया फ्री ब्लड इज पम्प्ड बैक टू द बॉडी ऑफ द पेशेंट, यानी उसकी बॉडी में वापस डाल देंगे। कहां से डालेंगे? एक वेन का नाम क्या मिलाएंगे? लेकिन एंटीपेरिन। दिस मेथड इज बोन टू द थाउजेंड ऑफ यूरेमिक पेशेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। इससे जीवन दान मिला है, इससे जीवन दान मिला है यूरेमिक पेशेंट को, कितने? हजारों को। बताया था ना ये बात। किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज द अल्टीमेट मेथड ऑफ द करेक्शन ऑफ द एक्यूट रीनल फेल्योर, मतलब किडनी जब फेल हो जाए, पूरी तरह से फेल हो जाए, एक्यूट रीनल का मतलब 100% फेल्योर, तो एकमात्र उपाय है क्या? आपको फंक्शनल किडनी लेनी है और उसके बाद ट्रांसप्लांटेशन कराना है, उसके लिए एक डोनर की तलाश है, और ये डोनर प्रिफर करोगे आप क्लोज रिलेटिव टू मिनिमाइज इट्स द चांस ऑफ रिजेक्शन, ताकि चांस ऑफ रिजेक्शन बिल्कुल मिनिमाइज हो जाए। कौन करेगा रिजेक्ट? इम्यून सिस्टम में तो दो आते हैं, HMI CMI, कौन करेगा? CMI। टी सेल की बी सेल? हमारी बॉडी की ऐसी कौन सी सेल है जो अपने और परायों को पहचानती है? हाँ, बी सेल। और बी सेल जो इम्यूनिटी कंट्रोल करती है उसका नाम क्या है? HMI की CMI? CMI। बी पूछा है कि टी पूछा है? मैंने क्या पूछा था अभी? हाँ, टी।
तो टी जो है CMI और H क्या कंट्रोल करती है, HMI। यहां किसकी बात हुई थी, CMI लिखा है। इससे क्या होगा, इससे हमारे यानी जो भी होस्ट लेगा उस किडनी को, उससे वो रिजेक्ट नहीं करेगी, वो रिजेक्ट होने से बच जाएगा। आजकल मॉडर्न क्लिनिकल प्रोसीजर्स हैं हमारे पास, मॉडर्न क्लिनिकल प्रोसीजर हैं जिससे इंक्रीज कर दिया जाता है सक्सेस रेट को, सच एंड कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक। और कैसे करेंगे इंक्रीज, वही साइक्लोस्पोरिन ए दे करके। साइक्लोस्पोरिन ए किससे निकालते हैं, एक बहुत फेमस फंजाई से, नाम क्या है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से निकालते हैं, राइट। रीनल कैलकुली यानी पथरी यानी किडनी स्टोन, इसमें इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइन सॉल्ट्स बोलते हैं, इनसॉल्युबल मास बना था किसका, क्रिस्टलाइन सॉल्ट्स का, स्पेशली कैल्शियम, मैंने बोला था कैल्शियम ऑक्सलेट फ्रॉम विद इन द किडनी, ये किडनी के अंदर बन जाता है। मैंने 2-3 पॉइंट एक्स्ट्रा भी लिखाए थे। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, ग्लोमेरुलो मतलब ग्लोमेरुलस में, और ये पहले किसमें बदला था, सबसे पहले हुआ था यूरिनरी ब्लैडर में इन्फेक्शन, नाम बताइए, सिस्टाइटिस, फिर रीनल पेल्विस तक पहुंचा था, नाम बताइए, और फिर पहुंच गया था ग्लोमेरुलस तक, तो नाम बताइए। इस तरीके से क्या हो गया था, हमारा जो यूरिन था वो मतलब वो हमारी किडनी में क्या हो गया था, इन्फेक्शन। तो ये हम लोगों का चैप्टर कंप्लीट हो गया, क्या, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है ना। आइए कुछ देखते हैं एक्सरसाइज। चलो एक ये क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, एक में ही कई सारे क्वेश्चन करा दिए। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर अकर्स इन पीसीटी, गलत। पीसीटी की डीसीटी, तो गलत हो गया, गलत हो गया कि सही हो गया। द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इनटू 2 limbs of Henle and flow of blood in 2 limbs of Vassar recta are in counter current pattern to flow, आज ही पढ़ा है। फिर बताओ, osmolarity of inner medulla is 300 milliosmol per liter and the cortex is 1200 milliosmol, गलत। फिर आप बताओ, काउंटर करंट मैकेनिज्म में NaCl is transported by the ascending limb of Henle loop which is exchanged with the descending loop of Vassar recta, सही है ना, कंफर्म है ना। स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया एंटर्स द थिक सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लूप ऑफ Henle, थिक में गया था कि थिन में गया था, है ना, 2-3 बार बताया, थिन में गया था कि थिक में गया था, तो गलत हो गया। अब देखो आप कितनी जल्दी जल्दी कर रहे हो, बताओ, बाहुबली क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, समझे। इसको हम लोग ने नाम दिया बाहुबली क्वेश्चन, बाहुबली क्वेश्चन सीरीज। आपके उस पे मैं भेजूंगा अभी ऐप पे, सॉल्व करना अपने आप। डीपीपी इसकी मिली कि नहीं मिली, कल मिल जाएगी, मिल गई ना, हाँ मिल गई है, सॉल्व करके आना आज। ह्यूमन किडनी कैन प्रोड्यूस यूरिन ओनली 5 times concentration than the initial filtrate form, सही है कि गलत है, सही है। फिर बताओ, एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी कैन एक्टिवेट ऑस्मोरिसेप्टर which stimulate the hypothalamus to release ADH vasopressin, ये बात तो सही है, हमने पढ़ा भी था। रेनिन कन्वर्ट्स द एंजियोटेंसिनोजन इन ब्लड टू एंजियोटेंसिन 1 एंड फर्दर इनटू एंजियोटेंसिन 2, ये सही है।
एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सही है। एंजियोटेंसिन सेकंड एक्टिवेट्स द एड्रिनल कॉर्टेक्स टू रिलीज एल्डोस्टेरोन, ये भी सही है। और ये एक पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर भी था। चलो, एल्डोस्टेरोन कॉज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन, की ये पोटेशियम आयन, और होना क्या चाहिए था, सोडियम आयन। यहां क्या छपा हुआ है, तो गलत है कि सही है। अच्छा, इंक्रीज इन द ब्लड फ्लो टू द वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट कैन कॉज रिलीज ऑफ एनएफ, क्या कहते हो, नहीं, वेंट्रिकल की एट्रियम, वेंट्रिकल की एट्रियम, और यहां क्या लिखा हुआ है, और नाम में छुपा है एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर, एट्रियम निकालता है, वेंट्रिकल नहीं। देखो छोटी छोटी गलतियां, इसीलिए बाहुबली क्वेश्चन कराते हैं कि लास्ट में, बिल्कुल चैप्टर के एंड में, है ना, ताकि एकदम पकड़ लो तुरंत। ये देखो फिल इन द ब्लैंक्स, और ये आपके सामने ऑप्शन भी नहीं है, ऑप्शन है नीचे है, लेकिन कोशिश करो ऐसे ही कर लोगे। डैश मैकेनिज्म एक्टर्स चेक ऑन द रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, मतलब रैम का उल्टा एएनएफ, रैम का उल्टा। अब याद आ गया कि नहीं आ गया? फिर देखो, signal for micturition initiated by stretching of urinary bladder as it get filled with the urine. In response, the B on wall of bladder send to the signal to C. कह रहा है स्ट्रेच रिसेप्टर जो वाल में प्रेजेंट थे, उसके एवरेज में सिग्नल को सेंड किया गया कहां पे, CNS। बोलो, जब यूरिनरी ब्लैडर में बूंद बूंद करके यूरिन भरता है तो उसके स्ट्रेच रिसेप्टर खिंच जाते हैं, सिग्नल भेज दिया जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। सेंट्रल नर्वस सिस्टम अब वापस ले आएगा किसको, मोटर नर्व को, और मोटर नर्व द्वारा कहां पे भेज देगा, मोटर नर्व द्वारा कहां भेज देगा, मोटर नर्व कमांड लाता है यूरिनरी ब्लैडर को सिकोड़ने का और यूरिथ्रा और उसके स्फिंक्टर को फैलाने का। याद आया कुछ? न्यूरल मैकेनिज्म कॉजिंग मिक्चुरेशन इज कॉल्ड डैश, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स, बोलो, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। ऑन एन एवरेज डी डैश ग्राम ऑफ यूरिया इज एक्सक्रीटेड, 25 से 30 पर डे। कितना होता है, 25 से 30 ग्राम। प्रेजेंस ऑफ डैश एंड डैश ग्लाइकोसूरिया ग्लूकोज एंड कीटोन बॉडीज, ये इंडिकेटिव है किसका, डायबिटीज पेशेंट का। याद करो, ग्लूकोज एंड कीटोन बॉडीज। स्वेट प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एंड NaCl, स्मॉल अमाउंट ऑफ मेनली यूरिया एंड लैक्टिक एसिड होना चाहिए। बोलो सही है, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया एंड लैक्टिक एसिड। सीबेसियस ग्लैंड क्या क्या निकालती है, निकालती 3 चीजें, स्टीरॉल, स्टीरॉल की स्टेरॉइड, स्टीरॉल और हाइड्रोकार्बन और वैक्स, तीनों को मिला के क्या बोलते थे, सीबम। द कंडीशन इन विच देयर इज एक्युमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड इज कॉल्ड M। बताओ, यूरिमिया अभी पढ़ा है, बोल रहा है ऐसी कंडीशन बताओ जब हमारे ब्लड में यूरिया इकट्ठा हो जाए, तो यूरिया इकट्ठा होने की प्रोसेस का नाम यूरिमिया, यूरिया इकट्ठा होने की प्रोसेस का नाम यूरिमिया। एंड इट मे लीड टू किडनी फेल्योर, इसकी वजह से किडनी फेल हो जाएगी। इस तरह के पेशेंट में इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, एक प्रोसेस का नाम क्या था, हीमोडायलिसिस। अभी किया है कि नहीं किया है, हीमोडायलिसिस। The dialyzing fluid used in hemodialysis has the same composition as that of plasma except the nitrogenous waste, अभी पढ़ा है। P is the condition in which stone or insoluble mass of crystal, renal calculi, renal calculi, line to line है कि नहीं एनसीईआरटी की, line to line है। Dash is the inflammation of glomerulonephritis, glomerulo, अपने आप देखो याद हो गया सब कुछ, याद हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना। कहीं का भी क्वेश्चन है अगर वो एनसीईआरटी का है तो बनेगा, 100% बनेगा। और जो पुराने बाबा आदम वाले जो जमाने के आते हैं, हमारे पापा के समय, हमारे दादाजी के समय, हमारे समय के, वो अब नहीं आते, उन पे ज्यादा अपना समय बर्बाद मत करो। पिछले 5 साल वाले लेटेस्ट क्वेश्चन देखो, एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं आ रहा है, एनसीईआरटी वाले ही क्वेश्चन करने हैं आपको, फालतू वाले नहीं करने हैं। 1-2 और क्वेश्चन कर डालें ताकि एक कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। करेक्ट करेक्ट ढूंढना है तो करेक्ट बताते जाओ, इनकरेक्ट बताते जाओ, बात तो एक ही है। Which of following statement are correct? Inside the kidney
देयर आर टू जोन्स, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। आउटर कॉर्टेक्स है, इनर मेडुला है, क्या कहते हो? सही है ना? मेडुला ऑफ किडनी इज डिवाइडेड इनटू फ्यू कॉनिकल मास कॉल्ड मेडुलरी पिरामिड प्रोजेक्टिंग इनटू कैलिक्स। कह रहा है मेडुला जो होती है उसमें कुछ कोनिकल मास होते हैं, उन्हें मेडुलरी पिरामिड बोलते हैं, और प्रोजेक्ट इन्हीं से आगे चल के कैलिक्स बनता है। सही तो है? माइनर कैलिक्स। मेडुलरी पिरामिड ऑफ किडनी एक्सटेंड इन बिटवीन द कॉर्टेक्स ऑफ द रीनल कॉलम कॉल्ड कॉलम ऑफ बर्टिनी। कह रहा है जो मेडुला के पिरामिड थे उनके बीच बीच में कॉर्टेक्स का जो हिस्सा था उसे बोलते थे कॉलम ऑफ बर्टिनी। सही है कि गलत है? फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन। फंक्शनल यूनिट का क्या नाम है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में दो भाग थे, पहला ग्लोमेरुलस, दूसरा रीनल ट्यूब्यूल। सही कह रहा है गलत कह रहा है? ग्लोमेरुलस विद बोमेन कैप्सूल कॉल्ड मालपिगियन बॉडी या रीनल कॉप्सल्स, दोनों को मिला के बोला था। इन जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन लूप ऑफ हेनले इज शॉर्ट। गलत गलत गलत, अभी आज ही बोला है। किसमें शॉर्ट होता है? कॉर्टिकल में। जक्स्टा मेडुलरी में तो बहुत लंबा होता है, ठीक है ना? और यहां लिखा है वेरी लिटिल नहीं बल्कि वेरी डीप। कॉर्टिकल नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनले लंबा होता है, उल्टा पुल्टा। इसका इसमें लिख दिया है, इसका इसमें लिख दिया है। नहीं, ये सेंटेंस किसके लिए होना चाहिए था? इसके लिए, और ये सेंटेंस इसके लिए होना चाहिए था, उल्टा लिखा है। एफरेंट आर्टेरियोल नहीं, इफरेंट आर्टेरियोल इमर्ज फ्रॉम द ग्लोमेरुलस फॉर्म ए फाइन कैपिलरी अराउंड द रीनल ट्यूब्यूल कॉल्ड पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। सही है ना? ये तो सही है। ए लार्ज वेसल्स ऑफ द पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क दैट इज पैरेलल टू द लूप ऑफ हेनले इज यूज्ड नोन एज वासा रेक्टा। अरे आज भी अभी रिवाइज किया है, बिल्कुल करेक्ट है। देखो कितनी जल्दी आप कर ले रहे हो। वासा रेक्टा इज एब्सेंट और हाईली रिड्यूस्ड इन जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। गलत, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। आज भी पढ़ाया है, डेली कुछ ना कुछ रिवाइज करा देता हूं मैं। द फर्स्ट स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इज ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। फर्स्ट स्टेप को क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, ठीक है? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन का दूसरा नाम, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन का दूसरा नाम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। कितना प्रेशर क्रिएट होता है इसमें बताओ? 10 से 15 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। इज दैट क्लियर? सिलेक्टिव प्रोसेस थी कि नॉन सिलेक्टिव? ये भी बताओ, इनकरेक्ट ढूंढना है। औसतन 1100 से 1200 ml ब्लड फिल्टर होने के लिए किडनी में प्रति मिनट जाता है, जो कि हमारे वेंट्रिकल का, जो कि हमारे दोनों वेंट्रिकल का 1/5 होता है। गलत है, गलत है, गलत है। बहुत प्यार से गलत करवाया है। क्या गलत है? ईच, बोथ नहीं, ईच। चेक करो एनसीईआरटी में, ईच की बोथ। अरे देखो, हमें तो पता ही है, ऐसा लग रहा है हमें एग्जाम देना है। देखो, देख लिया? ईच लिखा है कि बोथ लिखा है? ईच। बड़े प्यार से बोल रहे, सही है सर, सही है। एपिथेलियल सेल ऑफ बोमेन कैप्सूल कॉल्ड पोडोसाइट। सही है, और वो इंटीग्रेट मैनर में होता है, जाल की तरह, और उनके बीच के जाल का नाम था फिल्ट्रेशन स्लिट या स्लिट पोर। सही है ना? Glomerulus filtration is considered as the process of ultrafiltration, as almost all the constituents of plasma pass into the lumen of the Bowman capsule. बताओ, कह रहा सब कुछ लगभग चला जाएगा। ये अधूरी है लाइन, सब कुछ चला जाएगा प्रोटीन को छोड़कर। याद है? तो इसलिए ये सही नहीं मानेंगे, क्योंकि प्रोटीन कहां गया? प्रोटीन लिखना चाहिए ना। अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फ्रॉम द किडनी पर मिनट इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट यानी जीएफआर, और ये हेल्दी पर्सन में 125 ml और पूरे दिन का 180 लीटर होता है। ये तो सही है। डिक्रीज इन जीएफआर, अगर जीएफआर कम हो जाएगा तो जेजी सेल रेनिन निकालेगी। क्या ये बात सही है? घटे हुए जीएफआर को बढ़ाना रेनिन का काम था, और बढ़े हुए को घटाना एएनएफ का काम था। याद आ रहा है? तो ये बात तो सही लग रही है, लेकिन आगे भी पढ़ लो। which can stimulate the glomerulus blood flow and thereby GFR back to normal। यानी कह रहा है ये पुनः GFR को 125 पे लाके स्विच कर देगा। सही तो है? मेरा GFR 100 हो गया था, हमने बढ़ाया था रेनिन द्वारा। याद करो, पिछले लेक्चर में देखना। वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म पर डे इज 180 लीटर, अभी पढ़ा है 180 लीटर होता है, और अमाउंट ऑफ यूरिन पर दिन का 1.5 लीटर होता है। बिल्कुल याद आ गया होगा। सही है कि गलत?
सही है। कह रहा है इससे यह भी पता चलता है कि लगभग 99% के करीब फिल्ट्रेट रीएब्जॉर्ब होकर रीनल ट्यूब्यूल में वापस चला जाता है। प्रक्रिया को रीएब्जॉर्प्शन बोलेंगे। बोलो क्लियर है कि नहीं। फिर कह रहा है जब भी कभी यूरिन बनेगा तो ट्यूबुलर सेल सिक्रीशन से 3 चीजें फिल्ट्रेट में जाएंगी। फार्मूला था हनक, हा मतलब हाइड्रोजन, ना मतलब अमोनिया, का मतलब पोटेशियम आयन। बोलो सही है ना, याद आया। ट्यूबुलर सिक्रीशन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये 2 चीजें मेंटेन करेगा, एक तो पीएच और एक आयनिक बैलेंस। कहीं दिख रहा है पीएच और आयनिक बैलेंस दिख रहा है, देख लो, है ना। इतना लंबा लंबा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर ले रहे हैं क्योंकि जब आपने ढंग से पढ़ा हुआ है तो क्वेश्चन बिल्कुल तुरंत तुरंत सॉल्व हो भी जाएंगे। फिर आगे, पीसीटी इज लाइंड बाय सिंपल कॉलुमनर ब्रश बॉर्डर। सिंपल कॉलुमनर की सिंपल क्यूबाइडल, सिंपल कॉलुमनर की सिंपल क्यूबाइडल। हाँ लेकिन बाकी सब कुछ सही लिखा है। लेकिन हाँ चाहे इतनी सी गलती हो मिलेगा अंडा ही, चाहे इतनी सी गलती हो मिलेगा अंडा ही, है ना। ये नहीं है, ये वहां नहीं है, ये सब्जेक्टिव पेपर नहीं है कि थोड़ा सा भी सही लिख दोगे तो आधा नंबर मिल जाएगा, 1 नंबर मिल जाएगा, 4 में से 2 मिल जाएगा, 2.5 मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। ये गलत है कि सही है? क्या गलती है भैया? सर यहाँ पे पीसीटी होना चाहिए था और यहाँ दिख रहा है डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज परमेबल फॉर द वाटर एंड आल्सो परमेबल फॉर द इलेक्ट्रोलाइट। अरे आज ही पढ़ा है, बताओ बताओ क्या गलती है। डिसेंडिंग वाले से ये परमेबल था, पानी परमेबल नहीं था, याद करो। ये कह रहा दोनों के लिए परमेबल है। अरे डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले मतलब ऊपर वाला जो ऊपर गया था वहां से नमक निकला था कि पानी? नमक निकला था कि पानी? क्या पानी भी निकला था? सोच के देखो यहां क्या लिखा हुआ है, नमक और पानी दोनों निकलता है। गलत है कि सही है? गलत हो गया। तो सोचो हम लोग ने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए, हो रहे नहीं हो रहे, बन रहे नहीं बन रहे क्वेश्चन, सारे हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। कल करेंगे फिर हम लोग नया चैप्टर, और जिनका सेल छूटा हुआ है शाम को 4:45 पे, जिनका सेल छूटा हुआ है वो चल रही है, वो 5:45 पे आएंगे तो वो सेल कवर कर देंगे हम लोग, ठीक है ना।